आरजू आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आखिरकार उसे उसके सपनों का राजकुमार जो मिलने वाला था, विहान आज उसे पसंद जो करके गया था। आरजू के पैर तो मानो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। विहान के द्वारा कहे गए शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझे आरजू पसंद है क्योंकि वह पढ़ी लिखी और समझदार है। बचपन से लेकर आज तक जिस बात के लिए उसे घर में अपनी माँ उर्मिला जी से ताने सुनने पड़ते थे, आज उसी बात के लिए उसे सम्मान दिया गया था, एक अजनबी के द्वारा जो उससे आज पहली बार मिला था। आरजू की मोटी काली आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे जब विहान ने अपने परिवार के सामने ये कहा था कि आरजू शादी के बाद जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। उसे उसके पढ़ने लिखने पर ऐतराज नहीं बल्कि गर्व महसूस होगा। आरजू के फ़ोन पर तभी एक मैसेज आता है। संदेश एक अनजान नंबर से आया था। आरजू मैसेज पढ़ती है। पहली पहली सी मुलाकात थी, पहली पहली सी बात थी। बात क्या करते कुछ खबर ही ना थी। शायद यही पहले प्यार की पहली शुरुआत थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन उसे ऐसे संदेश भेजने की हिम्मत कर सकता है। वह उस नंबर पर फ़ोन करती है और जानने की कोशिश करती है कि वह किसका नंबर है। तभी उसे फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहता है, माफ़ कीजिए, आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको मैसेज भेज दिया। लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज़ है तो फिर मैं यह गलती सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद ही करूँगा। यह मेरा अपनी होने वाली जीवन संगनी से वादा है। आरजू समझ जाती है कि वह तो विहान है जो उसे मैसेज भेज रहे थे। वह शर्म से पानी पानी हो जाती है और माफ़ी मांगते हुए फ़ोन रख देती है। फिर कुछ दिनों के बाद विहान उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर वह दोनों गोलगप्पे कुल्फ़ी का आनंद उठाते हुए अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। विहान आरजू से कहता है, देखो आरजू, मेरे परिवार में सभी लोग बहुत सरल हैं। शिक्षा की कमी और पुरानी सोच की वजह से आज भी हमारे घर पर सभी लोग केवल महंगे कपड़े, जेवर और पार्टी में जाने के बहुत शौकीन हैं। घर के बुजुर्ग लोग अपनी टोली में घूमना पसंद करते हैं तो युवा लोग अपनी टोली में। मैं हमेशा से यही चाहता था कि काश वह लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इसी तरह अपने जीवन में उत्साह पैदा करें। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब ही रही। जब मैंने तुम्हें एक दिन पार्क में अपने स्टूडेंट के साथ खेल खेल में उन्हें ज्ञान के महत्व के बारे में बातें करते देखा तो मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने मन ही मन तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय कर लिया और तुम्हारे सहकर्मी जो मेरे पड़ोस में रहते हैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करते हुए यह निश्चय कर लिया कि तुम ही मेरी जीवन संगिनी बनोगी। बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगिनी? आरजू ने मुस्कुराते हुए विहान का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, यह हाथ अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम लाख छुड़ाना चाहो लेकिन यह साथ नहीं छूटेगा। जिस आत्मविश्वास से आज आरजू ने मेरा हाथ थामा है उसी आत्मविश्वास का मैं दिल से कायल हूँ। मुझे भी आरजू के साथ मिलकर जीवन की हर परिस्थिति में जीत हासिल करनी है। आज मेरे परिवार के लोग मुझे दहेज न लेने के लिए मुझ पर हंस रहे हैं, लेकिन आरजू के ज्ञान और आत्मविश्वास के सामने दुनिया भर का दहेज कौड़ियों के समान है। आरजू विहान से कहती है, आज बहुत हिम्मत करके मैंने आपका हाथ अपने हाथों में लिया है। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह भरोसा हमेशा यूं ही बना रहे। मैं आपसे और आप मुझसे बिना किसी हिचकिचाहट के हर बात कह सके। मुझे पूरा भरोसा है कि विहान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वह आरजू के मन में हमेशा हमेशा के लिए अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया जरूर बसाएंगे। विहान को आरजू की आंखों में एक चमक नजर आती है। वह उसके काले लंबे बालों को संवारते हुए कहता है, आरजू, मैं आज और इसी वक्त अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन अगर कल किसी गलतफहमी की वजह से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाए तो तुम्हें मुझसे यह वादा करना होगा कि तुम हमेशा ऐसे ही निश्चल रहोगी और छल कपट से कोसों दूर रहोगी। आज हमारे परिवार के लोग चुप हैं,
लेकिन कल उन्हें तुम्हारे समाज कल्याण के काम से, देश विदेश में काम के सिलसिले में बाहर जाने से, राजनीति या फिर स्वयंसेवी संस्था में काम करने से परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनके अनुसार स्त्रियां केवल घर की चार दीवारी में ही सम्मानीय होती है। यदि स्त्री अपने पति, पिता, भाई और पुत्र के अलावा अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करती है, तो वह एक तरह से समाज की परंपरा को चुनौती देती है। आज भी एक स्त्री खुशी खुशी शादी के बाद अपने नाम के साथ अपने पति का नाम जोड़कर खुद को सम्मानीय महसूस करती है, लेकिन यदि उनके पतियों से कहा जाए कि वह अपने नाम के साथ किसी स्त्री का नाम जोड़कर लिखे, तो हो सकता है कि वह अपनी मां का नाम लिखना पसंद करे। ऐसी स्थिति में किसी पति से यह उम्मीद करना कि वह अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम भी लिखे, यह लगभग असंभव है। मैं भी शायद ऐसा नहीं कर पाऊँ। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं विहान, मैं कभी भी तुम्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करूँगी और ना ही खुद ऐसा कोई कदम उठाऊंगी, क्योंकि मेरी नज़र में सभी एक अलग पहचान है और उस पहचान के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। और हाँ, शादी के बाद भी मैं तुम्हें विहान कहकर ही बुलाऊंगी, क्योंकि ए जी, ओ जी और सुनो जी कहकर अपने जीवन साथी को बुलाना मेरे हिसाब से बहुत आउटडेटेड या फिर कह सकते हैं कि दकियानूसी है। क्यों, तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? विहान हमेशा से एक आधुनिक विचारधारा वाली जीवन संगनी चाहता था, जिसे अपनी परंपराओं का पूरा ज्ञान हो, जिसे वह कहीं बाहर ले जाए तो सब उसकी पढ़ी लिखी पत्नी की प्रशंसा करे, और जब घर परिवार में अपनी पत्नी की जान पहचान कराए तो उसके संस्कारों से सभी प्रभावित हो जाए। विहान को पसंद था जब उसकी मां सावित्री देवी उसके पिता अर्जुन चौधरी को विहान के बाबूजी कहकर बुलाती थी तो विहान को हंसी आ जाती थी, और साथ ही अपनी माँ के ऊपर बहुत प्यार भी आता था। प्यार कितना अनमोल होता है ना। अगर कोई आपके भोलेपन पर मर मिट जाए तो फिर चालाक बनकर नफरत बटोरने से क्या फ़ायदा। यही सोचकर सावित्री देवी अपने पति का नाम जानते हुए भी उन्हें विहान के बाबूजी कहकर बुलाती थी। विहान भी यही चाहता था कि चाहे उसकी पत्नी कितनी ही पढ़ी लिखी ना हो, उसके सामने वह हमेशा सीधी सादी ही बनकर रहे। विहान और आरजू का विवाह बड़े ही पारंपरिक रीति रिवाजों से संपन्न हो जाता है। आरजू इतने सारे लोगों के बीच में केवल विहान को ही ढूंढती रहती थी, लेकिन सारे परिवार के लोग विहान को अकेला छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन जब विहान अपने कपड़े बदलने कमरे में आता है तो वह आरजू को सोते हुए देखकर ठिठक कर वहीं खड़ा हो जाता है। वह उसके माथे पर गिरे हुए बालों को कानों के पीछे ले जाता है और जैसे ही उसके माथे को चूमने के लिए आगे आता है कि तभी उसकी बहन गौरी वहाँ आ जाती है और जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। माँ देखो भैया क्या कर रहे हैं। विहान उसके हाथ में 100 का नोट रखता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। विहान आरजू के हाथ को अपने माथे से लगाता है। आरजू अपनी आंखें खोलती है और विहान से कहती है, विहान बाहर जाकर मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है, हनीमून पर चलते हैं। शादी के बाद घर परिवार की जिम्मेदारियों में कहीं हम दोनों खुद को ही ना भुला दे। बस इसीलिए तुम्हारे साथ अकेले में अपने आप को पहचानना है। पति पत्नी 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। बस 11 किरदार निभाने से पहले 1 और 1 से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ 1 बनना है। विहान आरजू के होठों को छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी उसका भाई राघव आ जाता है और कहने लगता है, अच्छा तो अब हमारे भैया को भाभी के साथ आँख मिचोली खेलने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, तभी तो आप आजकल क्रिकेट खेलने से मना कर देते हो। विहान उसे 500 रुपये देकर भेज देता है। जैसे ही वह आरजू को अपने दिल की बात कहने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसकी माँ सावित्री देवी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, देखो बेटा विहान, हम लोग अपने गांव के घर में रहने जा रहे हैं, तुम भी वहाँ कुछ दिन बिताने के लिए आ सकते हो। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। और हाँ, गौरी और राघव का एडमिशन
हमने कॉलेज में करवा दिया है। राघव कंप्यूटर का कोर्स करेगा और गौरी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करेगी और उसके बाद गौरी की शादी शिवम से कर देंगे। वह हमारे पड़ोस के गांव में रहता है और अपने घर में सबसे बड़ा बेटा है। अपनी गौरी वहां जाकर सुख से रहेगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। विहान को याद आता है कि उसकी माँ ने उससे शादी के वक्त साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि तूने जो भी गहने अपनी पत्नी आरजू के लिए बनवाए हैं उन पर सारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ गौरी का है। भाई का फर्ज होता है कि अगर उसे अपनी बहन की खुशियों की खातिर अपनी पत्नी की खुशियों का गला भी घोटना पड़े तो उसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बहन का स्थान किसी भी घर में हमेशा बहू से ऊपर होता है। विहान मन ही मन सोचता है, माँ इस हिसाब से तो दामाद का स्थान भी बेटे से ऊपर होता है, जबकि दामाद केवल अपने माता पिता का ख्याल रखता है और एक बेटा अपने पूरे घर का ख्याल रखता है। जब दामाद दूसरे घर में जन्म लेकर अपने ससुराल में सम्मानित किया जाता है तो फिर बहू जो दूसरे घर में जन्मी है वह क्यों अपने ससुराल में हीन दृष्टि से देखी जाती है और क्यों उसके साथ बेटी की तुलना में सौतेला व्यवहार किया जाता है। विहान जानता था कि उसके माता पिता कभी भी उसके विचारों से सहमत नहीं होंगे, इसीलिए उसने कभी भी उनसे सवाल पूछा ही नहीं। उसने मन ही मन यह तय किया कि वह आरजू को लेकर अपने गांव जाएगा और फिर उसे घुमाने के लिए लेकर जाएगा। उसके जेवर वह गांव जाकर माँ को दे देगा, जिससे वह गौरी की शादी में उन जेवरों को दे सके। वह मन ही मन जानता था कि आरजू उससे बहुत नाराज हो जाएगी, लेकिन उसने सोचा कि वह बाद में जेवर बनाकर आरजू का गुस्सा दूर कर देगा। विहान का स्वभाव बहुत सौम्य था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी नई नई शादी में तूफान आने वाला है, जिसे वह शांति समझकर मन ही मन खुश हो रहा था। वह तूफान आने के पहले की शांति थी। आरजू और विहान अपने गांव जाते हैं। वहां जाकर ठंडी हवाएं उनका स्वागत करती है। नदियों में बहता ठंडा पानी उनके जन्मों की प्यास बुझाकर उन्हें मन ही मन तृप्त होने का एहसास दिलाता है। आरजू विहान के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे विहान का भोलापन और सौम्य स्वभाव बहुत आकर्षित करता था। जैसे विहान को आरजू का रोज रोज नई किताबें पढ़ना और फिर उसका विहान के साथ उन किताबों के बारे में विचार विमर्श करना अच्छा लगता था, ठीक वैसे ही आरजू को विहान का मौन रहकर उसकी बातें सुनना बहुत पसंद था। पहाड़ों के पथरीले रास्ते भी मलमल के कपड़े के समान मुलायम महसूस हो रहे थे। पहाड़ों के लंबे और थका देने वाली पगडंडियां भी आज आरजू को सबसे खूबसूरत नजर आ रही थी, क्योंकि आज उसके साथ उसका जीवन साथी चल रहा था जो उसे दिल से चाहता था। रास्ते में जब उसे प्यास लगी तो विहान उसके लिए झरने का पानी लेकर आया। आरजू ने झरने को पास से देखने की जिद करी तो विहान उसे उसका हाथ पकड़कर झरने के पास ले गया। तभी पत्थर पर काई जमा होने की वजह से आरजू का पैर फिसल जाता है और वह झरने के नीचे गिर जाती है। आरजू को तैरना नहीं आता था और वह झरने के साथ साथ नदी के अंदर समा जाती है। तभी उसे जोर से छपाक की आवाज़ सुनाई देती है। एक हाथ उसे ऊपर की तरफ खींचता है, फिर उसे किनारे पर ले जाता है। जैसे ही वह धन्यवाद कहने के लिए मुंह खोलती है कि तड़ाक करके एक थप्पड़ पड़ता है और साथ में विहान के द्वारा कहे गए शब्द उसके कानों में पड़ते हैं। जब तैरना नहीं आता था तो झरने के पास जाने की जिद क्यों करी। आरजू मन ही मन खुश हो जाती है कि विहान उसे कितना चाहता है। उसे थप्पड़ का दुख तो था, लेकिन उसे विहान की उसकी खातिर झरने में कूदना और उसकी जान बचाना एक अलग ही रोमांच से भर रहा था।
तभी विहान कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आरजू को लगा कि विहान मुझसे कहेगा तो मैं जीते जी मर जाता, तुम्हारी याद में मजनू बन जाता, तुम्हें याद करते हुए अपनी जिंदगी बिता देता। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि विहान ने उससे कहा, तो मैं इस दुनिया को क्या मुंह दिखाता। आरजू के सारे अरमान एक ही झटके में शीशे के समान टूट गए। उसे समझ में आ गया कि विहान को उससे ज़्यादा समाज में अपने नाम की फिक्र थी। उसका मन उदास हो गया। उसके प्रेम के बारे में परिभाषा और धारणा दोनों ही बदल गई थी। अनमने मन से वह विहान के पैतृक गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब भी दोनों अकेले होते, वहाँ उसे डांटते हुए कहता, तुम तो पढ़ी लिखी और समझदार हो, फिर भी तुम्हारा बचपना जस का तस है। मैं तो सोचता था कि तुम मुझे रोज कुछ नया सिखाओगी, लेकिन मुझे लगता है कि पहले तुम्हें कुछ सीखने की आवश्यकता है, और वह है व्यवहारिक बुद्धि यानी कॉमन सेंस। आरजू का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वह अब जीना नहीं चाहती थी। उसे विहान के साथ अपना आने वाला भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह बेमन से पथरीले रास्तों पर चल रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वह पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी कि अचानक विहान ने उसे ऐन वक्त पर सहारा देकर गिरने से बचा लिया। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक से विहान का पैर फिसल जाता है और वह औंधे मुंह गिर जाता है। आरजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि अचानक वहाँ स्लॉथ बेयर यानी जंगली भालू वहाँ आ जाता है और उन दोनों पर हमला बोल देता है। आरजू ने अपनी माँ से बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें उसकी बुआ जी के ऊपर एक जंगली भालू हमला कर देता है। उसकी बुआ जी अपनी सांस रोककर वहीं गिर जाती है और भालू उन्हें मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर चला जाता है। आरजू भी ऐसी ही करती है और अपनी सांस रोककर वही विहान के ऊपर गिर जाती है। भालू उसे सूंघता है। वह अपने पैने नखूनों से आरजू की कोमल त्वचा पर जख्म कर देता है। उसके खूबसूरत चेहरे पर नाखूनों के निशान छोड़कर वह चला जाता है। भालू के जाने के बाद गांव के लोग उन दोनों को लेकर गांव जाते हैं। आरजू के जख्मों पर जड़ी बूटियों को पीस कर लगाते हैं। विहान को भी पीने के लिए एक दवा देते हैं। दोनों को एक अलग घर दिया जाता है जहां पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रख सके। आरजू के जख्म धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन उसके मन के जख्म और गहरे होते जा रहे थे। विहान को भी महसूस हो रहा था कि आरजू उससे नाराज है। वह उसे फिर से पहले जैसी हंसती मुस्कुराती हुई आरजू के रूप में देखना चाहता था। इसीलिए वह एक दिन अपने हाथों से खाना बनाकर लाता है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। जिस गाल पर विहान ने थप्पड़ मारा था, वहाँ वह उसे चूमते हुए कहता है, मेरी हर दुआ में शामिल तुम होने लगे, मेरी उदासी में खुशियाँ तुम बनने लगे। हवा से बुझते दिए की तरह थी जिंदगी हमारी, तुम आए और जीने की वजह बनने लगे। आरजू विहान के बढ़े हुए हाथ को अपने हाथों से थाम लेती है। दोनों एक दूसरे को अपना बनाकर एक दूसरे में समा जाते हैं। अगले दिन सुबह आरजू के ससुराल में सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। अगर वह कुछ गलती करती तो हमेशा उसे यह कहकर ताने मारते थे कि पढ़ी लिखी होकर भी चाय बनानी नहीं आती। एक दिन आरजू का हाथ चूल्हे में गरम लकड़ी पकड़ने से जल जाता है तो उसे रोता हुआ देखकर सब कहने लगे, पढ़ी लिखी होकर भी रो रही है, इससे अच्छे से तो हम लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ, कम से कम इसकी तरह रोते तो नहीं हैं। आरजू चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती है।
तभी विहान उसके पास आता है और उससे कहता है, देखो आरजू, मुझे कल ही वापस जाना पड़ेगा। मेरे बॉस ने मेरी छुट्टियां नामंजूर कर दी है। मेरे साथ जो सहकर्मी काम करते हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। वे चाहते हैं कि कंपनी के लोग उनकी तनख्वाह बढ़ा दें, लेकिन बॉस ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। अगर मैं वापस नहीं गया तो मुझे भी नौकरी से निकाल सकते हैं। गौरी की शादी शिवम से तय हो गई है। 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए तुम उसे यहाँ रहकर थोड़ा काम के साथ साथ कुछ समझदारी की बातें भी समझा सको तो उसकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। गौरी मेरी इकलौती बहन है, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र है। आरजू को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, तुम खुद शहर जा रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ गांव में अनजान लोगों के साथ छोड़कर जा रहे हो। तुम तो कहते थे कि तुमने मुझसे इसीलिए शादी करी थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब बताओ जरा, मैं गांव में बैठकर क्या भेड़ बकरियों को शिक्षा का ज्ञान बांटूंगी? उसने विहान से गुस्से में कहा, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मेरी बात याद रखना कि अब तुम मुझसे गांव मिलने आओगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस शहर नहीं जाऊंगी। विहान आश्चर्यचकित होकर अपनी भोली सी आरजू का गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा देख रहा था। वह सोचने लगा, शहर में पली बड़ी लड़कियां तो गांव में आना तक पसंद नहीं करती, लेकिन एक मेरी पत्नी है जो गांव में बसने के बारे में सोच रही है। उसने आरजू से कहा, देखो, तुम तो पढ़ी लिखी और समझदार हो। यहाँ गांव में क्या भैंस को अंग्रेजी बोलना सिखाओगी? मैं तो सिर्फ माँ को खुश करने के लिए तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा था। तुम आसानी से शहर में किसी भी स्कूल में अध्यापिका बनकर हजारों रुपए कमा सकती हो। तुम अगर मेरे साथ रहकर आर्थिक रूप से सक्षम बनोगी तो कल मेरी बहन गौरी की मदद कर सकती हो, क्योंकि वह सिर्फ 10वीं पास है। कल उसे तुम्हारे पैसों की और सुझाव की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम हमेशा के लिए गांव में रहकर सबके सम्मान का पात्र बन जाओगी, तो याद रखना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बरसों पहले मैं भी गांव छोड़कर शहर चला गया था। न जाने कितने सपने थे मेरी आंखों में। मेरे पिता शहर में नौकरी करते थे और मैं अपनी माँ और छोटे भाई बहन के साथ गांव में ही रहता था। जब भी मेरे पिता गांव आते थे तो मैं उनके कपड़े देखकर सोचा करता था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगा। मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था, इसीलिए मेरे पिता ने 12वीं कक्षा के बाद मुझे शहर भेज दिया अपने दोस्त के पास पढ़ने के लिए। मेरे पिता रिटायर हो चुके थे और वापस गांव में खेती बाड़ी करके अपना समय व्यतीत करना चाहते थे। मेरे पिता के दोस्त श्यामलाल उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन मेरे पिता मोटरसाइकिल चला रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाती है। उनके दोस्त जो पीछे बैठे थे उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी थी और इस वजह से उन्हें चोट लग जाती है और वह कोमा में चले जाते हैं। उनकी पत्नी शांति देवी सदमे में चली जाती है। मेरे पिता अर्जुन चौधरी उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे जिंदगी भर उनका खर्च उठाएंगे। वे उनकी बेटी केतकी से यह वादा करते हैं कि एक दिन उनका बेटा उसे अपनी जीवन संगनी के रूप में अपनाएगा। जब मैं केतकी से पहली बार मिला था तो उसे बस देखता ही रह गया था। वह खाना बहुत अच्छा बनाती थी और उसे सिलाई का बहुत शौक था। वह नई नई डिजाइन के सूट सिलती थी जिससे उसका खर्च निकल जाता था। मुझे भी वह बहुत पसंद थी। आरजू चिढ़ते हुए विहान से कहती है, मन ही मन केतकी से जलन महसूस होती है। अगर तुम्हें केतकी इतनी ही पसंद थी तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? विहान ने मुस्कुराते हुए आरजू की बिखरी हुई लट को कान के पीछे ले जाते हुए कहा, अगर मैं उससे शादी कर लेता तो फिर मेरी गांव में रहने वाली
खेतों में गोबर फेंकने वाली और पंधीर से सिर पर गगरी में पानी भरकर लाने वाली भोली सी आरजू से कौन शादी करता। आरजू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम केतकी से शादी कर लेते तो मैं भी अरविंद से शादी कर लेती। क्या कहा अरविंद? तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हारे साथ काम करता था, उसी ने तो मुझे तुम्हारा पता बताया था। वह मेरा कॉलेज का दोस्त है। उसने मुझसे कहा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे क्या पता था कि वह भी तुम्हें चाहता है। विहान ने आश्चर्यचकित होकर कहा। आरजू मुस्कुराते हुए विहान के कानों के पास आकर कहती है, जनाब, एक लड़की का दिल समंदर की तरह होता है। उसके आंसू ही उसे खारा बना देते हैं। सारे राज इस समंदर के भीतर सीप के अंदर मोती के समान होते हैं, जो उस लड़की के दिल में बसे हुए अधूरे सपने होते हैं, जो उनकी रचनाओं के रूप में दुनिया के लिए बेशक बेशकीमती होते हैं, लेकिन उसके लिए दर्द का तोहफा होते हैं। अच्छा तुम ही बताओ, जिस दिल में दर्द मौजूद ना हो, वहाँ कविता कभी भी जन्म नहीं ले सकती है। यही कारण है कि मैं कविताएं लिखती हूँ, और यही कारण है तुम भी एक कवि हो। अच्छा फिलहाल अरविंद को छोड़कर केतकी की बात करते हैं। बोलो कि तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? विहान को सोचते हुए कहता है, केतकी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन जब भी मैं उससे उसके भविष्य को संवारने की बातें करता था तो वह चिढ़ जाती थी। वह मुझसे कहती थी, देखो विहान, इस पढ़ाई लिखाई से मुझे बहुत चिढ़ है। आगे से कभी भी पढ़ाई लिखाई की बातें मुझसे मत करना, समझे? वरना मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ दूंगी। मैंने भी उसके मन को टटोलने के लिए कह दिया। कमाल की बात है, अक्सर मैं लड़कियों को पढ़ने के लिए आतुर देखता हूँ, लेकिन उनके परिवार के लोग उन्हें पढ़ने के लिए मना करते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से उनकी बेटी औरों की तरह घर के काम नहीं करेगी, अपने पति की हर बात नहीं मानेगी। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वह साफ सफाई और बड़ों की सेवा को अहमियत नहीं देगी। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक लड़के को पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को संवारने का हक है, ठीक वैसे एक लड़की को भी पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को संवारने का पूरा हक है। अगर भविष्य में उसके ससुराल के लोग उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं तो वह कम से कम नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। केतकी यह सुनकर बहुत नाराज हो गई और मुझसे कहने लगी, अच्छा तो यह बात है, तुम मुझे शादी के बाद छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें शादी से पहले ही हर बंधन से आज़ाद करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं अपने होने वाले पति पर बोझ बनकर रहूँगी? तो मेरी एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो। मुझे सिलाई कढ़ाई आती है और मैं कपड़े सिलकर अपनी आजीविका चला सकती हूँ। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पढ़े लिखे होने पर, इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी भी पढ़ी लिखी हो। दरअसल तुम्हें शर्म आती है मेरे साथ खड़े होने में। क्यों, सही कहा ना मैंने? सारे पढ़े लिखे लोगों की यही परेशानी है। मेरे पिता को भी पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वह हमेशा मुझे कहते थे कि किताबें ही मेरी सच्ची दोस्त है। मेरी माँ जब भी मेरे विवाह के लिए जेवर खरीदने की बात करती थी तो मेरे पिता उन पैसों से अपने लिए और मेरे लिए पुस्तकें खरीद कर ले आते थे और कहते थे, विमला जी, जेवर तो चोर चोरी कर सकता है, लेकिन ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता। मेरी बेटी यदि पढ़ी लिखी होगी तो फिर उसकी डिग्री ही उसका असली जेवर होगा। मेरे मित्र अर्जुन चौधरी ने मुझसे यह वादा किया है कि वह अपने बेटे विहान का विवाह
हमारी बेटी केतकी से ही करेंगे और वह हमसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। ऐसा उन्होंने मुझसे वादा किया है। अब तुम्हें केतकी के लिए दहेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए तो किराया मांगने के लिए मकान मालिक ने हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मेरी माँ को तो जैसे होश ही नहीं था। मैं सिर्फ 18 वर्ष की थी और मेरे पास सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। बीमा के पैसे भी तुम्हारे पिता को मिल गए थे, लेकिन उन्होंने वह पैसे शिवम को दे दिए थे, इस शर्त पर कि वह तुम्हारी बहन गौरी से विवाह करेगा। मैं बहुत परेशान थी और एक दिन मैंने गुस्से में पिताजी की सारी किताबें बेच दी। 1000 रुपये लेकर मैंने बहुत दिनों के बाद बाहर से भोजन मंगवाया और माँ को भी खिलाया। उस दिन मुझे यह समझ में आ गया कि किताबें बेचकर भी सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही मिल सकता है। मकान मालिक जब मुझसे जबरदस्ती विवाह करने के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगा तो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मेरा विवाह तो बचपन में ही विहान के साथ हो चुका है। फिर मकान मालिक ने मुझे तुमसे 10,000 रुपये लेकर आने के लिए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुमसे पैसे मांगूं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब तुमने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और मुझे लंच भी करवाया था। तुम्हारे बार बार पूछने पर भी मैंने तुम्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं कहा और शर्म के मारे वहाँ से वापस आ गई। अगले दिन जब मेरा रुमाल वापस करने के लिए तुम हमारे घर पर आए तो मकान मालिक हमारे घर का सामान सड़क पर फेंक रहा था। तुमने जब उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने तुमसे कहा कि मेरे पति बिहान ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वह हमें घर से बाहर निकाल रहा था। तुमने न केवल उसे उसके सारे पैसे लौटाए बल्कि हमारे रहने के लिए अपने दोस्त के घर पर व्यवस्था भी कर दी। कुछ समय बाद तुमने एक घर खरीदकर मुझे दिया जिससे मैं किराए के घर में रहने की बजाय अपने खुद के घर में रह सकूं। तुम्हारा वह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन विहान मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें कभी शादी के लिए हाँ कह पाऊंगी। बस फिर क्या था, मैं उससे शादी नहीं कर पाया, लेकिन आज भी जब कभी मैं उससे मिलता हूँ तो मुझे अपने पिता द्वारा उसके पिता को दिया गया वचन याद आता है और मैं शर्म से नजरें झुका लेता हूँ। काश मैं केतकी की शादी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ सकता जो उसे हमेशा खुश रखता। ना जाने कब मैं एक ऐसा लड़का ढूंढने में सफल हो पाऊंगा जो केतकी के लिए ही बना हो। अच्छा, रहने दो इन सब बातों को। तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अरविंद से शादी क्यों नहीं की? आरजू ने विहान को चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो किसी को जलन हो रही है? देखो, मैं तुम्हें अरविंद की कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो शिमला चलते हैं और वहाँ नौका व्यवहार करते करते मेरी अधूरी दास्तां को याद करते हैं। विहान आरजू से कहता है, जो हुक्म मेरे आका। चलो तुम्हें शिमला की सैर करवा कर लाते हैं, वरना तुम जिंदगी भर यही ताना मारती रहोगी कि मैंने तुम्हें शिमला की सैर नहीं करवाई। विहान शिमला जाने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेने जाता है तो वे उससे कहते हैं, एक काम करो, गौरी और शिवम को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी गौरी को उसके बाद गांव में ही रहना है। तुम्हारे साथ उन दोनों को भी एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिल जाएगा। विहान ने जब इसका विरोध करना चाहा, यह कहकर, माँ, यह आप क्या कह रही है? आप गौरी और शिवम को शादी से पहले हमारे साथ कैसे भेज सकती हो? सावित्री देवी ने गौरी और शिवम को आवाज दी तो गौरी और शिवम शादी के कपड़ों में उनके सामने आ गए और फिर उन्होंने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शिवम ने सबको बताया, मेरे माता पिता सुमन से मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने गौरी को वचन दिया था, इसीलिए मैंने गौरी से शादी कर ली। मैं गौरी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए मैंने आज ही कुछ दोस्तों के सामने गौरी को हमेशा के लिए अपना बना लिया। विहान को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह गौरी को
डांटते हुए कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही जल्दी थी तो पहले कह देती, हम तुम्हारी शादी पहले कर देते। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि गांव में लड़कियों की शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है। क्या उन्हें यह डर होता है कि अगर वह 21 साल तक शादी नहीं करेगी तो उन्हें कहीं बाग न उठा कर ले जाए? अब तुम अपनी भाभी को ही देख लो, वह पढ़ी लिखी है और आगे भी पढ़ाई करने की इच्छुक है। अगर वह भी तुम्हारी तरह 21 साल में शादी कर लेती तो आज उसके सिर पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी होती, जैसे हमारी माँ के ऊपर आ गई थी। तुम भी अगले 2-3 साल में 3 बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर डाल लेना। आखिर तुम्हें भी पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी तो है नहीं, इसीलिए तुमसे कुछ और उम्मीद करना भी बेकार है। गौरी को मन ही मन आरजू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह मन में उसे कोसने लगती है, यह कहकर कि आखिर वह खुद को समझती क्या है, थोड़ा पढ़ लिख क्या गई कि अपने आप को कलेक्टर समझने लगी है। सोचो, अभी वह नौकरी भी नहीं करती है, फिर भी भाई उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है। अगर कल वह नौकरी करने लग जाएगी तो फिर भाई तो उसके आगे किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस पढ़ी लिखी भाभी मैडम का। वह अपने भाई से कहती है, भैया आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन भाई बहन आपका अपना खून है। भाभी का क्या है, अगर कल कहीं वह इस परिवार से रिश्ता तोड़ देगी तो फिर आप उनसे बात करने के लिए भी तरस जाओगे। विहान को गौरी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह उससे कहता है, गौरी, कोई भी लड़की जब अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आती है तो पति का यह फर्ज बनता है कि वह अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करे। अगर उसकी पत्नी को कोई प्रताड़ित करता है तो उसके पति का यह फर्ज बनता है कि वह अपनी पत्नी का साथ दे। अगर एक पत्नी को अपने पति के अंदर एक अच्छा दोस्त नजर आने लगे तो वह कभी भी अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। गौरी अपने मन में एक षड्यंत्र रचते हुए खुद से ये वादा करती है कि अगर उसने अपनी भाभी को घर से बाहर नहीं निकाला तो उसका नाम भी गौरी नहीं है। और सुमन की शादी उनके गांव के प्रधान से हो जाती है, जो पहले से शादीशुदा था और बच्चे न होने के कारण उसकी पहली पत्नी देवकी घर छोड़कर जा चुकी थी। गौरी और शिवम भी विहान और आरजू के साथ शिमला की सैर करने चल पड़ते हैं। गौरी और शिवम तो पहले से ही उनके साथ जाने की योजना बना चुके थे। शिमला पहुंचकर सब लोग इधर उधर घूमने चल पड़ते हैं। जब विहान और आरजू अकेले होते हैं तो नाव में बैठकर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। विहान आरजू से पूछता है, आखिर तुमने अरविंद से शादी क्यों नहीं की? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं था? आरजू कुछ देर के लिए अतीत की यादों में खो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, एक पुरुष के लिए शादी के बाद अपने अतीत में झांकना एक मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन एक स्त्री के लिए विवाह के पश्चात किसी और पुरुष के बारे में बात करना बेहद मुश्किल कार्य होता है। यदि उसके पति को अगर गलती से भी यह गलतफहमी हो गई कि अभी भी वह किसी और पुरुष के बारे में सोचती है तो फिर उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने में अधिक समय नहीं लगाता है। वह विहान से कहती है, अरविंद का हाल भी कुछ कुछ केतकी जैसा ही था। देखने में आकर्षक होने की वजह से वह हर जगह काफ़ी मशहूर था। लड़कियां उसे प्रेम पत्र लिखती थी, फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता था। वह कहता था, मैं तो आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी
होने के कारण अपने जीवन में सफल हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चे मेरी तरह पढ़ाई से जी चुराए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिससे हमारे बच्चे मेरी तरह खूबसूरत और तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा, देखो अरविंद, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पति कम से कम मेरी तरह पोस्ट ग्रेजुएट तो हो। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो यह बात तुम भली भांति जानते हो कि तुमने सिर्फ ग्रेजुएट किया है और आगे पढ़ने में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी। अगर मान लो हमारी शादी हो भी गई तो तुम दिन रात पार्टियों में घूमते रहोगे। मैं अगर कभी कोई किताब पढ़ने बैठ गई तो तुम मुझसे ईर्ष्या करोगे और मुझे घर के काम काज करने के लिए बाध्य करोगे। मेरा यह मानना है कि एक पुरुष हमेशा एक स्त्री से ईर्ष्या करता है, अगर वह उससे अधिक सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो अथवा प्रसिद्ध हो। इसीलिए बाहर चाहे एक स्त्री सफलता के कितने ही झंडे क्यों ना गाड़ ले, फिर भी घर की चौखट के अंदर प्रवेश करते ही उसकी सफलता इस बात से तय हो जाती है कि उसका घर कितना साफ है, उसके बच्चे पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, उसके मायके वाले कितने अमीर है, उसका पति उसको कितना सम्मान देता है। जब तक स्त्री की पहचान उसके गुणों के बदले उसके रूप रंग और घर के काम तक सीमित रहेगी, तब तक एक स्त्री एक मानव जाति में जन्म लेकर भी मानवीय बनने से चूक जाएगी। वह केवल खूंटे से बंधी गाय की तरह पूरे परिवार का पोषण करेगी, लेकिन स्वयं का मानसिक शारीरिक शोषण होने से रोक नहीं पाएगी। वह जैसे ही कुछ बोलने का प्रयास करेगी तो उसे अपनी सीमा में रहने की सलाह दी जाएगी, और यदि फिर भी वह अपने आप को उस खूंटे से आज़ाद करना चाहेगी तो फिर वह अपने आप को अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच बंधा हुआ पाएगी। अरविंद यह सब सुनकर मानो दंग रह गया और उसने उस दिन के बाद मुझे शादी करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया। मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही है कि अरविंद ने इतनी आसानी से मेरा पता तुम्हें कैसे बता दिया। जब वह मुझसे इतना प्यार करता था, उसने ऐसा बदला लेने के लिए तो नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि मुझे घर के काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और तुम्हारा परिवार एक संयुक्त परिवार है जहाँ किसी बहू को किसी के सामने किताब खोलकर पढ़ने की इजाज़त नहीं है, खासकर जब घर के कामकाज बिखरे पड़े हो। आरजू विहान से कहती है, उस दिन पार्क में पिकनिक का आइडिया भी अरविंद का ही था। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं बच्चों को लेकर पार्क चली जाऊं। विहान को अचानक कुछ सूझता है और वह आरजू से कहता है, चलो फिर कुछ दिनों के लिए हम इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर अरविंद और केतकी हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ क्यों करना चाहते थे। आरजू खुशी से उछलने लगती है और विहान की बात मान जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने परिवार से कह देते हैं कि उनके बीच कोई गलतफहमी हो गई है, जिसकी वजह से वह कुछ दिन अलग रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, ताकि उनके झगड़े का उनके दिलो दिमाग पर कोई दूसरा प्रभाव ना पड़े। दोनों के परिवार दुखी हो जाते हैं, लेकिन बस यही सोचकर खुद को दिलासा देते हैं कि कम से कम दोनों कुछ दिनों के लिए ही एक दूसरे से अलग हुए हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करके वह फिर से एक साथ रहने लगेंगे। आरजू एक दिन अरविंद को मिलने के लिए पार्क में बुलाती है। अरविंद खुशी खुशी आरजू से पार्क में मिलने आता है। उन दोनों को यूं खुशी से चहकते हुए कोई देख रहा था और अपने प्यार से दूर होकर मन ही मन दुखी हो रहा था। अरविंद आरजू से कहता है, देखो तुम अब पहले वाली आरजू लग रही हो, वही खिलखिलाती हुई मुस्कुराती हुई आरजू। तुम कहती थी ना कि तुम्हें ऐसे लड़के से शादी करनी है जो किताबें पढ़ता हो। अब देख रही हो अपनी जिद का नतीजा। वह किताबें पढ़ने वाला तुम्हारे दिल को कैसे पढ़ सकता है भला।
आरजू अरविंद के मन में विहान के प्रति ईर्ष्या साफ साफ देख रही थी। इसीलिए उसने अरविंद से कहा, अगर विहान मेरे दिल को पढ़ने में नाकामयाब रहा तो इससे तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि अगर मैं विहान का साथ छोड़ दूंगी तो फिर तुम्हारा हाथ थाम लूंगी? शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है कि मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए विहान से शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि तभी एक व्यक्ति दाढ़ी मूंछ लगाकर आरजू के सामने आता है और उससे कहता है, सुखी रहो हमेशा, कुछ खाने के लिए दे दो तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आरजू ने कुछ पैसे और कुछ खाने का सामान और आलू के पराठे उस व्यक्ति को दे दिए और बदले में सदा सुखी रहने का आशीर्वाद लिया। आरजू उस व्यक्ति को उन पराठों को खाते हुए देखकर सोचने लगी, सच कहा है किसी ने कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। इन पराठे गोलाई में तो किसी और के लिए थी, लेकिन इन्हें खा कोई और रहा है। तभी अरविंद आरजू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आरजू मेरी बात मान लो और उस विहान को हमेशा के लिए अलविदा कह दो। देखो मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं आज ही पूरी दुनिया को चीख चीख कर यह बता सकता हूँ कि मुझे आरजू देखती है कि उस व्यक्ति को अचानक से खांसी उठती है और वह अपना हाथ छुड़ाकर उस व्यक्ति को पानी पिलाने लगती है। आरजू अरविंद को दूसरे दिन अपने घर पर आने के लिए कहती है और उसके जाने के बाद उस व्यक्ति से पूछती है, क्या आप बीमार है? अगर आप चाहे तो मैं आपको किसी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए आरजू की तरफ देखकर कहता है, जब डॉक्टर मेरे सामने मौजूद है तो फिर मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत ही क्या है। आरजू को कुछ दाल में काला लगता है और वह जैसे ही उठने के लिए कोशिश करती है तो वह व्यक्ति अपनी दाढ़ी मूंछ टोपी और काला चश्मा निकालते हुए कहता है, अधमरा करके कभी भी किसी को नहीं छोड़ते, या तो पहले मुस्कुराते नहीं और मुस्कुराते हैं तो फिर यूँ जाते नहीं। आरजू उस अजनबी की आंखों में आंखें डालकर उसे पहचानने की कोशिश करती है कि तभी उसकी नकली दाढ़ी किनारे से थोड़ा हट जाती है और आरजू उस अजनबी को पहचान जाती है। उसके मुंह से अनायासी निकल जाता है, शुक्र है कि यह तुम हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। चलो अब तुम्हारी सजा यह है कि आज तुम्हें इसी वेशभूषा में हमारे घर पर रहना होगा। वह अजनबी आरजू के साथ चला जाता है और आरजू सभी को बताती है कि वह उसकी सहेली के रिश्तेदार हैं। रात को सभी लोग सोने जाते हैं तो आरजू भी उस अजनबी के पास अपना तकिया लेकर पहुंच जाती है। वह अजनबी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और इतने दिनों तक दूर रहने के कारण जो उसके दिल में एक खालीपन सा आ गया था, उसे आरजू के कोमल स्पर्श और प्रेम की चाशनी में डूबे हुए एहसास से भरने की कोशिश करता है। तभी आरजू की मां दरवाजे के बाहर से आरजू से कहती है, आरजू तुम अंदर क्या कर रही हो? आरजू घबरा कर बैठ जाती है और वह अजनबी आरजू को इस हालत में देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता कि तभी आरजू बाहर निकलकर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है और उसकी माँ उसके गालों पर प्यारी सी थपकी देकर वहाँ से चली जाती है। आरजू अंदर आकर उस अजनबी से कहती है, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैंने माँ को सब कुछ बता दिया है। वह अजनबी आरजू को प्यार भरी नज़रों से देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आरजू के पिता आरजू की माँ से कहते हैं, कल आरजू उस अजनबी से यूं हंस-हंस बात क्यों कर रही थी जैसे कि वह उसका कोई पुराना दोस्त हो। जब से वह विहान का घर छोड़कर यहाँ आई है तब से मुझे उसकी चिंता होती रहती है। आरजू की माँ उनसे कहती है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरजू के पिता को यह महसूस होता है
कि आरजू जरूर कोई खिचड़ी पका रही है और आरजू की माँ को भी इस बात की भनक है, लेकिन फिर भी वह उन्हें कुछ भी बता नहीं रही है। विहान ने अगली सुबह केतकी को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है। केतकी अंदर से दरवाजा बंद कर देती है, यह कहकर कि उसे विहान से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी वहां पर एक लड़की घूंघट में आती है और दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहती है, साहब, कल जो आपने आलू के पराठे खाए थे उसके पैसे लेने आई हूँ। विहान दरवाजा खोल देता है और वह घूंघट वाली लड़की अंदर आकर बैठ जाती है। विहान उसे वहीं बैठे रहने के लिए कहकर केतकी से कहता है, देखो केतकी, तुम्हें जो भी परेशानी है वह तुम इस लड़की के सामने खुलकर कह सकती हो। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यह लड़की तुम्हें मुझसे भी बेहतर तरीके से समझती है, क्योंकि यह मुझे भी एक दो मुलाकातों में बहुत अच्छे से समझने लगी है। केतकी यह सुनकर भड़क जाती है और विहान से कहती है, मुझे लगा था कि आरजू के प्यार का बुखार तुम्हारे सिर से उतर गया है और अब तुम मुझे अपना लोगे। तुम्हें अरविंद सहगल याद है? कल वह मुझे मार्केट में मिला था और वह कह रहा था कि आरजू उससे बहुत जल्दी शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन तुम्हारे रंग ढंग देखकर मुझे यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारे चरित्र में दाग है और इसी वजह से आरजू ने तुम्हें छोड़ दिया है। तभी घूंघट वाली लड़की केतकी से कहती है, मुझे तो लगता है कि विहान के सभी दोस्त बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं। तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे अपनी धारणा गलत साबित होते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है जैसे अरविंद को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे ही तुम्हें भी पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। विहान की जिंदगी में आग लगाने की बजाय अगर तुम और अरविंद गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलकर उन्हें शिक्षा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो तो शायद विहान को तुम पर गर्व महसूस हो नहीं तो तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर विहान अपनी आरजू को कभी भी नहीं छोड़ेगा। केतकी उस लड़की से शर्त लगाते हुए कहती है, तुम मुझसे शर्त लगा लो कि एक दिन विहान केतकी के लिए शादी का रिश्ता लेकर खुद उसके घर पर आएगा। विहान यह सुनकर हैरान हो जाता है कि तभी वह लड़की अपना घूंघट हटाते हुए कहती है, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि विहान अगर ऐसा कुछ भी करेगा तो उसमें केतकी की ही भलाई छिपी होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आरजू की सहेली राखी हूँ और मैं आरजू और विहान के बीच एक मजबूत रिश्ते की साक्षी रह चुकी हूँ। केतकी ने आरजू को कभी ठीक से देखा नहीं था और फिर आरजू ने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, जिसके कारण केतकी को पता नहीं चल पाया कि वह लड़की विहान की पत्नी आरजू है। अगले दिन केतकी अरविंद से मिलने जाती है और अरविंद को देखते ही जोर जोर से रोने लगती है। अरविंद उसे चुप कराने के लिए जैसे ही गले में से लगाता है, अचानक ही उसे यह एहसास होता है कि आरजू ने कभी भी उसके गले लगकर आज तक नहीं रोई थी जैसे केतकी रो रही थी। यह मुझे क्या हो रहा है? जब केतकी ने मुझे गले से लगाया तो कुछ समय के लिए मानो मैं अपनी सुध बुध खो बैठा था, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि कहीं केतकी ही तो मेरे हर सवाल का जवाब तो नहीं, मेरी आंखों पर चढ़ा चश्मा हट गया। मुझे यह लगने लगा कि केतकी ही मेरे सपनों की रानी है। लेकिन मुश्किल यह है कि आज तक मैं केतकी से यही कहता रहा कि मुझे आरजू पसंद है, और अब मुश्किल यह है कि उसी केतकी से अगर मैं यह कहूँगा कि मुझे केतकी से प्यार हो गया है तो वह ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। केतकी अरविंद से कहती है, अरविंद, मैं जिस विहान को चाहती थी वह तो खुद अपनी पत्नी से धोखा कर रहा है, राखी नाम की लड़की से इश्क कर रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि विहान कितना खुश नसीब है जो उससे हर लड़की प्यार करती है जिसे मैं चाहता हूँ।
केतकी एकदम से चौंकते हुए कहती है, क्या तुम राखी को भी चाहते हो? फिर वह अचानक से शर्मा जाती है और नजरें नीची करके कहती है, क्या तुम मुझे भी? वह अपना वाक्य पूरे किए बिना ही वहाँ से जाने लगती है तो अरविंद उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, छोड़ो आरजू और विहान को, चलो आज हम दोनों अपनी बात करते हैं। केतकी शर्माते हुए अरविंद को अपने दिल में बसाने का फैसला कर लेती है, लेकिन वह अरविंद से वादा लेती है कि इस बात की भनक विहान और आरजू को नहीं पड़नी चाहिए, वरना वे दोनों खुद को हल्का महसूस करेंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगे। अरविंद उससे कहता है, फिर तो हमें यूं ही एक दूसरे से छिप छिप कर मिलना पड़ेगा। केतकी उससे कहती है, कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। केतकी मन ही मन यह फैसला करती है, विहान को मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोने दूंगी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी शादी सबसे अच्छे लड़के से करने में मेरी मदद करेगा। मैंने भी यह फैसला किया है कि मैं नृत्य की शिक्षा पूरी करके अपना एक नृत्य का एल्बम निकालूंगी और उसका नाम रखूंगी हमारी अधूरी मोहब्बत। अरविंद, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी नृत्य की शिक्षा पूरी करके एक एल्बम निकालूंगी। क्या तुम भी मेरे साथ नृत्य सीखना चाहती हो? अरविंद मन ही मन सोचता है, लोग प्यार में मोर बनकर नाचते हैं। अरविंद को चुप देखकर केतकी कहती है, अरे कहाँ खो गए? बोलो, मेरे साथ नृत्य सीखने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरविंद मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे क्या परेशानी होगी? केतकी अपनी नृत्य की शिक्षा पूरी कर लेती है और फिर अपना नृत्य का एल्बम लॉन्च करती है। मैं बहुत ही सुंदर गाने पर नृत्य करती है। विहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह देखता है कि केतकी उसी की तरफ चली आ रही है। आरजू यह सब देखकर हैरान हो जाती है और वहां से उठकर जाने लगती है कि तभी उसे केतकी रोक देती है और कहती है, विहान तुम्हारा पति है, लेकिन वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है और पहला प्यार भी। मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। बस यही कहना चाहती हूँ, राखी या फिर आरजू, तुम जो भी हो, कभी भी मेरे और विहान के जीवन में तो आ सकती हो, लेकिन कभी भी उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। आरजू विहान की तरफ देखती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। इस बात से आरजू के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वहां से अपने घर चली जाती है। आरजू घर पहुंचकर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन विहान केतकी को अपने घर बुलाता है। केतकी को लगता है कि शायद विहान आरजू से अपना रिश्ता तोड़कर उससे शादी करना चाहता है, इसीलिए वह आरजू को भी फोन करके विहान के घर पर आने के लिए कह देती है। जैसे ही केतकी विहान के कमरे में कदम रखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कदमों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसके सामने जो नज़ारा था उसे वह मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। विहान की बाहों में एक लड़की थी जिसे विहान रीमा कहकर पुकार रहा था। उसके दूसरी तरफ एक और लड़की थी जिसे वह शिवांगी कहकर बुला रहा था। शायद रीमा और शिवांगी काफ़ी नहीं थे, इसीलिए एक और लड़की जो विहान के बालों को सहला रही थी और उसे प्यार से डार्लिंग डार्लिंग कहकर बुला रही थी। वह अचानक से केतकी को सामने देखकर चौंक जाती है और विहान से कहती है, डार्लिंग, हु इज सी? इज सी योर न्यू मेड? कौन है ये, तुम्हारी नई नौकरानी है क्या? विहान केतकी से कहता है, ओ आओ केतकी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आकर बैठो। देखो ये तीनों भी मेरे साथ वक्त बिताकर कितनी खुश है। केतकी विहान से कहती है, आखिर तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। चलो यह भी अच्छा हुआ कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बिना दिल में किसी बोझ के लिए कर सकूंगी। तुम्हारी इस हरकत से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा है। मेरा विश्वास पुरुष जाति के ऊपर से पूरी तरह से उठ चुका है।
मैंने अब यह फैसला कर लिया है कि मैं अब कभी भी किसी से शादी नहीं करूँगी। विहान यह सुनकर दुखी हो जाता है। वह केतकी से कुछ कह पाता इससे पहले वह मुड़कर चली गई थी और उसके पीछे आरजू को देखकर इस बार चौंकने की बारी विहान की थी। आरजू उससे कहती है, चलो अच्छा हुआ कि विदेश में पढ़ाई करने जाने से पहले तुम्हारे रंग ढंग नजर आ गए, वरना मुझे कभी कभी तुम्हारी याद रुला भी सकती थी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। काश तुम्हारा यह रूप देखने से पहले ही मैं उस दिन मर जाती जब मैं माँ नहीं बनना चाहकर भी माँ बनते बनते रह गई। केतकी चली गई और आरजू भी चली गई। विहान ने उन तीनों पुरानी दोस्तों को महंगी घड़ियां और बैग देखकर जाने के लिए कहा कि तभी वहाँ अरविंद आ जाता है और उन लड़कियों से वहाँ आने की वजह पूछता है तो वह बताती है कि विहान ने पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन बिना पार्टी के ही उन्हें महंगे तोहफे देकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अरविंद यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि विहान ने ऐसा क्यों किया होगा। आरजू विदेश चली जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च पद पर कार्यभार संभालकर अपने सपनों को पूरा करती है। वह सारी बातें और दुख भरी यादों को एक छोटे से संदूक में बंद करके नदी में बहा देती है। पुराने खत और डायरी जला देती है। जब भी कोई आरजू से उसके पति के बारे में पूछता था तो वह कहती थी कि उसके पति ने उसे धोखा दिया था और इसीलिए वह किसी भी पुरुष से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। वह देश विदेश में जाकर लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती थी। उसके कार्य की हर तरफ प्रशंसा होती है। आरजू को देश विदेश में सम्मान पत्र प्रदान किए जाते हैं। एक दिन उसे पता चलता है कि उसे अपने ही देश में एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यभार दिया गया है और साथ ही सम्मानित भी किया गया है। वह वापस अपने देश लौट आती है। एक दिन वह अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और गाड़ी से टकराकर वहीं बेहोश हो जाती है। आरजू की गाड़ी को लोगों की भीड़ घेर लेती है और आरजू और उसके ड्राइवर को पीटने लगती है। आरजू घबरा जाती है और मदद के लिए गुहार लगाने लगती है। तभी एक हाथ आरजू को बचाते हुए और ड्राइवर की मदद से उस घायल औरत को बच्चे के समेत हॉस्पिटल पहुंचा देता है। उस आदमी ने काला चश्मा और मास्क पहना हुआ था जिससे आरजू उसे पहचान नहीं पा रही थी। आरजू हॉस्पिटल में उस अजनबी से जब उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह उसी संस्था का सदस्य है जिसने आरजू को सम्मानित करने का फैसला किया था। आरजू उस अजनबी को धन्यवाद कहती है, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठ जाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में अरविंद आता है और आरजू के गले लगकर रोने लगता है। आरजू उससे कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर तुम्हारा उस औरत के साथ क्या रिश्ता है? अरविंद उससे कहता है, तुम्हारी एक गलतफहमी ने 4 जिंदगियां बर्बाद कर दी और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ। आरजू हैरान होकर अरविंद की तरफ देखती है तो अरविंद उससे कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। विहान आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। उस दिन जो कुछ भी तुमने देखा था उसके बाद केतकी ने विहान से हर रिश्ता तोड़कर मुझसे रिश्ता जोड़ लिया था। मैं भी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन मैं तुम्हारे दिल में भी अपने लिए एक खास जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। विहान ने वह नाटक सिर्फ केतकी से पीछा छुड़ाने के लिए किया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद विहान बिल्कुल अकेला रह गया था। आज भी वह एक दूजे के लिए नाम से संस्था चलाता है और हर वर्ष 1 करोड़ रुपए की धनराशि किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो उस धनराशि का उपयोग किसी नेक कार्य के लिए कर सके। आरजू हैरान होकर कहती है, जैसे मैं
हाँ, बस तुम्हारी तरह कोई समझदार और ईमानदार व्यक्ति ही उस सम्मान का हकदार बन पाता है। तुम्हें पता है कि आज तुमने जिस औरत और बच्चे की जान बचाई है वह मनीषा है, मेरी पत्नी। अरविंद अपनी नजरें नीची करते हुए कहता है। तो आरजू उससे कहती है, तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था जब तुम अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदेश चली गई थी। अरविंद ने कहा। तभी डॉक्टर उससे कहती है, आप जल्दी चलिए, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। अरविंद मनीषा से मिलने जाता है। आरजू भी मनीषा से मिलने जाती है। अरविंद मनीषा से कहता है, देखो मनीषा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो। आखिर अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा, वह किसे माँ कहकर पुकारेगा। इतनी परेशानियां झेलने के बाद तुम्हें माँ कहने वाला कोई इस दुनिया में आया है और तुम जाने के बारे में सोच रही हो। मनीषा आरजू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये आरजू है ना, मैंने इनकी तस्वीरें आपके डायरी में देखी है। अरविंद शर्म से नजरें झुका लेता है। आरजू मनीषा के बेटे को गोद में उठा लेती है और उसे प्यार से दुलारते हुए कहती है, हाँ मैं ही हूँ आरजू, अरविंद की दोस्त आरजू, विहान की पत्नी आरजू। तुम सच में बहुत खुश नसीब हो क्योंकि तुम्हारा पति अरविंद तुमसे बहुत प्यार करता है। एक मैं बदनसीब हूँ जिसे एक ऐसा दोस्त मिला जो पढ़ाई लिखाई से दूर भागता था और एक ऐसा पति मिला जो प्यार को एक शतरंज का खेल समझता था। विहान ने अपनी दोस्त केतकी को मात देने के लिए अपने सबसे अनमोल रिश्ते को ही मात दे दी। आखिर में जिंदगी जीत गई और लेकिन प्यार हार कर बदनाम हो गया। मुझे हमेशा से यही लगता था कि केतकी ही अरविंद के लिए एक सच्ची हमसफर बन सकती है। मैंने और विहान ने यह फैसला लिया था कि हम दोनों इन दोनों को आपस में मिलाकर रहेंगे, मगर अफसोस कि यह हो ना सका। अरविंद आरजू से कहता है, बस यहीं पर हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई और केतकी के साथ मिलकर मैंने तुम्हें विहान के चंगुल से आज़ाद करने की एक बेहतरीन योजना बनाई। हमारी योजना कामयाब तो हो गई, लेकिन जैसा हमने अंत सोचा था वैसा नहीं हुआ। मुझे केतकी से प्यार हो गया और वह चाहकर भी विहान को भुला नहीं पाई। जब विहान को लगा कि उसे केतकी के सामने चरित्रहीन बनने का नाटक करना पड़ेगा, तो वह यह नहीं जानता था कि केतकी के साथ वह आरजू को भी खो देगा। तभी वहाँ पर विहान केतकी को लेकर आता है और आरजू से कहता है, मैंने केतकी को सब कुछ बता दिया है और उसने मुझे माफ़ कर दिया है। उसने एक शर्त भी रखी है कि वह तभी शादी करने के लिए तैयार होगी जब तुम मुझे अपना हमसफर मानकर मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार होगी। आरजू विहान और अरविंद से कहती है, विहान के जाने के बाद मैंने ये फैसला किया था कि मैं कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। प्यार पाने के लिए अपने स्वाभिमान को दांव पर नहीं लगाऊंगी। पुरुष को लगता है कि स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। शायद वह भूल जाता है कि 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में पालने की क्षमता रखने वाली स्त्री बच्चे के जन्म से पहले भी और बच्चे को जन्म के बाद भी हमेशा पूर्ण ही रहती है। और हाँ, वह दोनों बेटे और बेटी को पूरे 9 महीने अपने भीतर रखती है, चाहे उसका पति उसे बोझ समझता हो, क्योंकि वह अनपढ़ है, गरीब है, आर्थिक रूप से अपने पति पर आत्मनिर्भर है। यदि स्त्री भी विद्रोह करते हुए बच्चे को जन्म न देने का फैसला कर ले, तो पुरुष अपनी जायदाद धन दौलत किसे सौंपेगा। पुरुष को अगर अपने पुरुषत्व पर अभिमान है तो स्त्री के पास भी स्वाभिमान है। स्त्री कभी कमजोर नहीं होती है, उसके बाजुओं में फौलाद की ताकत है, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने बच्चे को बचाने के लिए 100 किलो के वाहन को भी एक हाथ से उठा सकती है।
विहान जैसे लोगों को शायद यह गलतफहमी होती है कि एक स्त्री पूरी तरह से पति पर निर्भर है, जबकि हकीकत तो यह है कि एक स्त्री पति के गुजर जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी अकेले काट देती है, लेकिन एक पुरुष अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद खुद को बेबस समझने लगता है। विहान की मेरी जिंदगी से जाने के बाद मुझे अनुराग नाम का एक दोस्त मिला जो एक मुसीबत से घिरा हुआ था। वह एक मजबूर पिता था जो अपनी बेटी मानवी के लिए एक ऐसी दोस्त ढूंढ रहा था जो उसे जीवन में सही फैसले लेने में मदद कर सके, और मैं अनुराग और मानवी के साथ खुश हूँ। अनुराग और मानवी आरजू से मिलने अस्पताल में पहुंच जाते हैं। आरजू उनका परिचय सभी लोगों से करवाती है कि तभी अनुराग मनीषा को देखकर चीखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अरविंद वहाँ चाय और नाश्ता लेकर पहुंच जाता है। उसे देखकर अनुराग अपना आपा खो देता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। विहान बड़ी मुश्किल से अनुराग को रोकने में कामयाब हो पाता है। तभी मनीषा अनुराग से कहती है, देखो अनुराग, मानवी तुम्हारी बेटी है और सोनू एक अनाथ बच्चा है जिसे अरविंद के कहने पर मैंने गोद लिया था। तुम्हारी शक करने की आदत की वजह से मैं हमेशा सोनू के लिए परेशान रहती थी। कल भी मुझे ऐसा लगा कि तुमने मेरे पीछे गुंडों को भेजा है और मैं आरजू की गाड़ी से टकरा गई। मनीषा ऐसा कहकर अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। अनुराग मानवी को लेकर आरजू से मिलने जाता है जो केतकी के घर में रह रही थी। सोनू भी आरजू की गोद में ही था। तभी वहां पर विहान और अरविंद पहुंच जाते हैं। अनुराग अरविंद से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और अपनी बेटी के साथ विदेश लौट जाता है। विहान केतकी से कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए अरविंद का रिश्ता लेकर आया हूँ। बोलो, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? केतकी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे लिए आरजू का रिश्ता लेकर आई हूँ। बोलो, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? आरजू आगे बढ़कर विहान को अंगूठी पहना देती है और अरविंद भी केतकी को अंगूठी पहनाकर अपना हमसफर चुन लेता है। आरजू और विहान फिर से एक दूसरे के हमसफर बनकर अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। केतकी और अरविंद भी अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। आरजू और विहान के परिवार के लोग भी उन्हें बधाई देते हैं और उनके सुखमय भविष्य के लिए आशीर्वाद देते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि वे दोनों हमेशा खुश रहे। आरजू और विहान एक दूसरे का सच्चा हमसफर बनकर एक दूसरे का कदम कदम पर साथ देने का वादा करते हैं और हमेशा एक दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ देने का प्रण लेते हैं। विहान अपने दिल की भावनाओं को अपनी जीवन संगिनी आरजू के सामने कविता के रूप में व्यक्त करता है। अनुराग दिल ही दिल में अभी भी आरजू से ही प्यार करता था। उसने फैसला कर लिया कि वह आरजू को अपना बनाकर ही मानेगा। एक दिन वह अपना सब कुछ बेचकर वापस अपने देश लौट आता है। वह जानता था कि आरजू 3 महीने बाद विहान से दोबारा शादी करने वाली है, इसीलिए उसने दोनों को अलग करने की एक शातिर योजना बनाई। एक दिन वह फोन करके आरजू से कहता है, देखो आरजू, तुम जल्दी से होटल के कमरा नंबर 150 में आ जाओ। मैं और मानवी तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए एक खास उपहार देना चाहते हैं। आरजू अनुराग से मिलने जाती है और अनुराग उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिला देता है। आरजू को लगता है कि वह विहान के साथ है, लेकिन वह असलियत में अनुराग की बाहों में होती है। मानवी होटल के गेम्स गैलरी में गेम्स खेल रही थी और दूसरी तरफ आरजू को अनुराग अपने दिल तोड़ने की सजा देने की पूरी योजना बना चुका था। आरजू बेहोशी की हालत में खुद को विहान की बाहों में सोचकर बहुत खुश थी। वह अनुराग को गले लगाकर कहती है, तुम कहाँ चले गए थे अपनी आरजू को छोड़कर, मेरे दिल के राजा। वह और विहान दोनों एक दूसरे को अपना बनाने के लिए मानो मन ही मन बेकरार हो रहे थे।
विहान, मुझे लगता था कि तुम अपनी आरजू को भूल चुके हो। देखो मेरी दोनों आंखें कितनी सूनी और उदास हैं। तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम उस दिन केतकी को दिखाने के लिए ही वह नाटक कर रहे थे, या फिर तुम सच में अपनी दोस्तों के साथ खुशनुमा माहौल का आनंद ले रहे थे। देखो तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझसे कुछ मत छिपाना। तभी वह बेहोश होकर गिर जाती है और अनुराग उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है। वह अपनी और आरजू की तस्वीरें किसी को भेजकर वापस मानवी के साथ किसी सुदूर स्थान पर रहने के लिए चला जाता है। तभी विहान को ठीक शादी से पहले यह तस्वीर मिलती है। उन्हें उसकी बहन गोरी लेकर आती है और विहान से कहती है, देख लो भैया, भाभी की असलियत। आपको बहुत नाज था ना उनके पढ़े लिखे होने पर। मैं तो भाभी को देखते ही समझ गई थी कि वह घर जोड़ने वाली नहीं बल्कि घर की जड़ों को खोखला करने वालों में से एक है। विहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोलता है और अंदर की तस्वीरें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गौरी को किसी से भी कुछ कहने से मना कर देता है। विहान खुद आरजू से पहले बात करके सच जानना चाहता था, इसीलिए वह उससे मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है, देखो आरजू, कुछ दिनों बाद हम दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को अपना हमसफर बनाने वाले हैं। इसीलिए मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। आरजू को अभी तक कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वह होटल में किसके साथ गई थी। वह अनुराग से कहती है, अब छोड़ो भी, पुरानी बातों में रखा ही क्या है। ना तुम खुश रह पाओगे और ना ही मैं। अगर हम दोनों को यह पता भी चल जाए तो हमारे मन में शक की रेखा को खींचने में देर नहीं लगेगी। क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़कर हम दोनों की जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हो। विहान आरजू से कहता है, अच्छा एक बात तुम सच सच बताना कि क्या तुमने कभी मेरे अलावा किसी और के बेहद करीब जाकर उसे अपना दिल देने की गलती की है। देखो तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आधुनिक ख्यालों का हूँ और तुम्हारी हर गलती को मैं माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरजू गुस्से से लाल हो जाती है और वह विहान से कहती है, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है उसमें आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं एक पराये पुरुष के साथ कुछ दिन पहले गई थी और उसने मुझे यह समझाया कि स्त्री होना एक खूबसूरत एहसास है जो उसे प्रेम की गहराई में ले जाकर उसे प्रेम का अर्थ समझने में एक अहम भूमिका निभाता है। विहान गुस्से में आरजू को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाता है कि तभी आरजू उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और कहती है, अब मैं वह पहले वाली भोली भाली आरजू नहीं हूँ जिसे तुम थप्पड़ मारकर कविताएं सुनाकर मना लेते थे। अब मैं शेरनी बन गई हूँ और शेरनियाँ किसी से डरती नहीं है। सभी लोग बहू को ही बुरा भला कहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि पहले हर बहू आरजू के समान मीठी और तितली के समान कोमल ही होती है। लेकिन जब उसे विवाह के बाद ताने मार मार कर मधुमक्खी बनने पर विवश किया जाता है, तब सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर देते हैं। जब उस कोमल तितली के नाजुक परों को नोचकर उसे ततैया बनने पर मजबूर किया जाता है, तब भी सभी लोग मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे रहते हैं। जब भी एक कोमल चिड़ियों को चोंच मार मार कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब वह बाज बनकर अगर स्वच्छंद विचरण करने लगती है। विहान को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वह मन ही मन में सोचने लगता है, आज तक मैं और आरजू अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए मन ही मन तरसते थे, लेकिन हमें नियति के किसी कारणवश इस सुख से वंचित रखा हुआ था। और इस बार जब मैं और आरजू सगाई के बाद अरविंद और केतकी के घर गए थे कुछ सुकून के पल साथ बिताने के लिए, तब अरविंद और केतकी एक एक करके नींद आने का बहाना बनाकर वहां से चले गए और आरजू और मुझे एक दूसरे के साथ जानबूझकर अकेला छोड़ दिया। विहान को याद आता है कि वह पल जब उसने आरजू के हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे कहा था, देखो आरजू, दो प्यार करने वालों को इस दुनिया में कोई जुदा नहीं कर सकता है। आखिरकार अरविंद और केतकी को भी हमारे सच्चे प्यार के सामने हार माननी ही पड़ी। जो हमारे प्यार के रास्ते में कांटे बिछाना चाहते थे, आज वही लोग हमारे रास्ते में गुलाब के फूल बिछा रहे हैं। आरजू मुस्कुराते हुए विहान से कहती है, जरा संभल कर चलना इस प्यार के रास्ते में, क्योंकि गुलाब के साथ साथ कांटे भी होते हैं और कहीं फूल की खुशबू से मदहोश होकर प्यार के चक्कर में तुम कांटों से
नौलवान मत हो जाना। विहान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके बालों को सहलाया कि तभी बालों की पिन उसकी उंगली में चुभ जाती है और खून निकलने लगता है। आरजू विहान को डांटते हुए कहती है, देखो खून निकाल ही दिया ना आपने, आपको अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आरजू विहान की चोटिल उंगली को अपने मुंह में रखकर खून को बहाने से रोक लेती है और फिर वह विहान से कहती है, देखो टिटनेस का इंजेक्शन लगा देना और स्क्रीन क्रीम भी लगा लेना, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। विहान आरजू के होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। आरजू की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं और फिर शर्म से अपने आप बंद हो जाती हैं। विहान अपनी बरसों पुरानी प्यास को आज प्यार की बारिश से बुझाने के लिए बेकरार था, लेकिन वह यह चाहता था कि उसका हर कदम और हर स्पर्श आरजू की मर्जी से हो। वह आरजू से कहता है, आज तक सुना था कि पत्नियां पतियों का खून चूसती हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आरजू खिलाते हुए तकिया विहान की तरफ फेंकते हुए कहती है, अच्छा तो मैं खून चूसने वाला मच्छर हूँ, शहद बनाने वाली मधुमक्खी नहीं। लेकिन एक बात सुन लो कान खोलकर कि तुम्हारे खून पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म के हर एक कोने कोने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, और चाहे मैं खून चूसूं या प्यार करूं, यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। विहान आरजू को एक बार फिर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, चलो एक काम करते हैं, तुम अपने मूड के हिसाब से जो करना चाहती हो वह करो, लेकिन इसका परिणाम मुझे बहुत जल्दी चाहिए, समझी। बस फिर आरजू ने विहान से अपने सिर पर मालिश करवाई, अपनी चोटी बनाने के लिए कहा, और जब विहान ने उसकी आड़ी तिरछी चोटी बनाई तो आरजू ने विहान को अपने दिल के करीब लाकर धीरे से कहा, अब तो पापा बनने की परीक्षा में फेल हो गए, अब देखते हैं कि प्रेम की परीक्षा में आप पास होंगे या फेल। और आरजू विहान के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। वह मन ही मन खुद से कहती है, विहान पहले कितना मुस्कुराते थे, इनकी एक मुस्कान पर न जाने कितनी लड़कियां फिदा थी, लेकिन आज ये इतने गंभीर लग रहे हैं। मुझे भी इन्हें यह सब बातें करनी नहीं चाहिए थी। कितने आहत हुए होंगे मेरे हमसफ़र जब मैंने इन्हें यह कहा कि मैं किसी पराये पुरुष के साथ कहीं गई थी, लेकिन यह इस बात से अनजान है कि मेरा अनुराग के साथ एक पवित्र रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता, जिसका मकसद है मानवी को माँ का प्यार देना। मैं नहीं चाहती कि बड़ों के झगड़े में एक मासूम बच्ची जिसने अपनी माँ को खोया है वह किसी गलत रास्ते पर चल पड़े। उस दिन मुझे बस इतना याद है कि जब मैं अनुराग ने मुझे अपनी बाहों में भरा था तो कोई हमारी तस्वीरें खींच रहा था। इसके बाद अनुराग ने मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया था और दूसरे दिन मुझे उस फोटो खींचने वाली लड़की की शक्ल याद नहीं आ रही थी। कहीं वह लड़की गोरी तो नहीं। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया मुझसे। मानवी को गलत रास्ते से बचाने के लिए मैं उसकी माँ की तरह परवरिश करना चाहती थी, लेकिन गौरी ने अगर वह फोटो विहान को दिखाई होगी तो फिर यह बात सोच रहे होंगे कि मैं खुद गलत रास्ते पर चल पड़ी हूँ। मुझे विहान को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। आरजू विहान को गले से लगा लेती है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे अपने बेहद करीब आने पर मजबूर कर देती है। विहान का दिल उससे कहता है कि वह पहले आरजू से खुलकर बात कर ले और तस्वीरों के पीछे छिपे हुए सच को जानने की कोशिश करे, लेकिन उसका मन सिर्फ और सिर्फ अपनी आरजू को अपना बनाना चाहता था। वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि एक बार फिर वह आरजू के प्यार के आगे तरक करके उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। जब आरजू ने उसके सीने पर अपना सिर रखा तो उसे विहान की तेज धड़कन सुनाई दी। आरजू के दिल की धड़कन भी उसी रफ्तार से चल रही थी। उन दोनों के तन से पहले दिल मिल रहे थे और दिल से भी पहले मन के घोड़े एक दूसरे को पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। विहान ने अपनी जेब से सिंदूर की डिबिया निकाली और आरजू की सोनी मांग को सिंदूर से भर दिया। थोड़ा सिंदूर आरजू की नाक पर गिर जाता है। आरजू मुस्कुराते हुए विहान की बाहों में कैद हो जाती है। विहान आरजू से कहता है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आरजू, यह दुनिया दो प्यार करने वालों से बहुत चलती है, इसीलिए मैं तुम्हें गांव ले जाना चाहता हूँ ताकि हम दोनों वहाँ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी सारी जिंदगी बिता सकें। बोलो मंजूर है। आरजू विहान के होठों को अपने होठों से मिलाकर उन्हें कुछ न कहने की सजा देती है और विहान आरजू की कलाई को अपनी बाहों से पकड़कर
उसे प्रेम पास में हमेशा हमेशा के लिए बंधने के लिए सजा देता है। विहान और आरजू किसी तीसरे का ख्याल भी अपनी बीच में नहीं लाना चाहते थे। आरजू जानती थी कि विहान का दिल क्या चाहता है, लेकिन वह विहान को एक नहीं बल्कि अनेकों जन्म के लिए अपने दिल का सिंहासन सौंप देना चाहती थी। और विहान आरजू को हमेशा के लिए अपने सपनों के साथ साथ अपनी जिंदगी की गाड़ी की मालकिन बनाना चाहता था। तभी विहान की आंखों के सामने आरजू और अनुराग की तस्वीरें तैरने लगती है और वह आरजू से पूछता है, तुमने अनुराग को कभी इतने करीब आने का मौका तो नहीं दिया था ना। आरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह विहान को फिर भी अपने करीब आने देती है। वह एक बहती धारा बनकर पुरुष के मन की मलिनता को धो देती है। फिर भी पुरुष उसकी हर बूंद पर उसूलों के बांध बांध बनाकर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। वह उसे प्यार के साथ साथ अपनी हर इच्छा, बुरी सोच को उसे सौंपकर खुद हल्का होना चाहता है। अर्जुन ने विहान की प्यास को अपने प्रेम की धारा से शांत करने के बाद उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, इतना भी आसान नहीं है मेरे दिल में किसी और का बस जाना, जब पहले से अपना सब कुछ मैं तुम्हें पहले ही सौंप चुकी हूँ। यह तो बच जाते हुए पतझड़ की शरारत थी कि उसने सूखे हुए पत्तों से मेरी झोली भरी थी। बसंत का मौसम तो हमेशा दो प्रेमियों को मिलाने के लिए आता है, वरना बारिश में बिछड़ने के लिए आंसुओं की बरसात ही काफ़ी थी। सुनो विहान, तुम भविष्य में फिर कभी मुझ पर शक मत करना। मैं बिना लड़े ही तुमसे हार मान जाऊंगी और खुद को मौत की सजा सुना दूंगी। आरजू और विहान अर्जुन चौधरी और सावित्री देवी से मिलने जाते हैं। जब वह दोनों गांव पहुंचे तो सावित्री देवी ने अपने बेटे विहान की बहुत आवभगत करी, लेकिन आरजू से सीधे मुंह बात तक नहीं की। अर्जुन चौधरी भी कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे। विहान ने अकेले में अपनी माँ से उनके आरजू के प्रति कटु व्यवहार का कारण जानना चाहा, तो उसकी माँ ने शोर मचा दिया और कहने लगी, अच्छा अगर बेटा ही खोटा सिक्का हो तो फिर वह कुचरित्र पत्नी को भी पतिव्रता ही मानेगा। लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांध रखी है कि हम आरजू जैसी लड़की को अपने वंश को आगे बढ़ाने वाली बहू के रूप में अपना ले। आरजू और अर्जुन चौधरी भी वहां पहुंच जाते हैं और आरजू रोते हुए अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही है, आखिर मैंने क्या किया है। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आकर गिरती हैं जिनमें वह अनुराग की बाहों में थी। वह तस्वीरें गौरी ने आरजू के सामने फेंकी थी। उन तस्वीरों को देखकर विहान की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आरजू रोते हुए अपनी सास सावित्री देवी से कहती है, माँ जी मैं सच कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। यह अनुराग और गौरी की चाल है, क्योंकि वह दोनों मुझे विहान से अलग कर देना चाहते हैं। मैं और विहान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए लोग हमसे जलते हैं। कितनी अजीब बात है ना माँ जी। यहाँ पर अगर कोई किसी लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उसका परिवार उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर कोई किसी लड़की से प्यार करता है और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है तो उसका पूरा परिवार, समाज और सभी लोग उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। माँ जी मैं सच कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला बच्चा अपने असली पिता से मिलने के लिए तरस जाए और मैं और विहान कोर्ट में ही एक दूसरे को देख पाए। तभी गौरी उसे जोर से थप्पड़ मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है और विहान से कहती है, भैया आपको आपकी इकलौती बहन की सौगंध है कि आप आरजू को हाथ भी नहीं लगाओगे। विहान आरजू को उठाकर उसे ऑटो में बिठाकर होटल में जाने के लिए कहता है तो गौरी अपनी माँ से कहती है, माँ देखो भाई ने आरजू को छूकर मेरी दी हुई कसम तोड़ दी। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आपको मेरी कसम है कि आरजू को इस घर में दोबारा बहू बनकर नहीं आनी चाहिए। यह कहकर वह होटल में अनुराग से मिलने चली जाती है। वह अनुराग की बाहों में खुशी से झूमते हुए कहती है, इसे कहती है एक तीर से दो शिकार। अब तुम आरजू के साथ अपने रिश्ते को कानूनी रूप से पक्का कर सकते हो और मैं शिवम के साथ मिलकर उसके होने वाले बच्चे को गोद लेकर सबकी नज़रों में महान बन सकती हूँ। मैं सभी लोगों का यह समझा दूंगी कि आरजू ने अपने नवजात शिशु का त्याग कर दिया है, जिससे उसकी चारों ओर बदनामी होगी। अनुराग गौरी की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था। वह उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है,
मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि तुम जैसी खूबसूरत पत्नी होने पर भी शिवम तुम्हारी सहेली रिंकी से संबंध तोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आरजू की साड़ी फट जाती है और वह अपने बैग से दूसरी साड़ी लेकर बाथरूम में जाती है और साड़ी बदलकर होटल में एक खाली सीट पर बैठ जाती है। वह अपने लिए डोसा ऑर्डर करती है। आरजू को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन उसे अपने होने वाली संतान की फिक्र थी। उसने अनमने ढंग से डोसा खाया और फिर नदी किनारे मन बहलाने के लिए चल पड़ी। वह ठंडी हवा में खुद को एक पक्षी की तरह स्वच्छंद आकाश में उड़ता हुआ देख रही थी। उसके आंसू कब के सूख चुके थे। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, आरजू, क्या तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी पीने चलोगी? नहीं, मुझे नहीं पीनी है तुम्हारे साथ चाय कॉफ़ी, आरजू ने गुस्से में कहा। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर अरविंद खड़ा हुआ था। आरजू कुछ कहती इससे पहले अरविंद उसे कॉफ़ी पिलाने ले गया, जहाँ पर आरजू ने उसे सारी बातें बताई। अरविंद हैरान होकर आरजू की सारी बातें सुन रहा था। वह आरजू को गले से लगा लेता है और उससे कहता है, आरजू, जब तुम विहान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। केतकी अभी भी विहान को चाहती है। जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने गुस्से में उससे सारे बंधन से आज़ाद करते हुए कहा कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मरते दम तक तुम सिर्फ और सिर्फ विहान की बाहों में रहो, क्योंकि तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर पाओगी। यह कहकर मैं वहाँ से वापस आ गया, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा फ़ोन वहीं पर छूट गया था और उसे लेने में जब वापस होटल जाने लगा तो देखा कि विहान फूलों का गुलदस्ता लेकर केतकी से मिलने आया है। वह केतकी से कह रहा था, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि माँ ने मुझे अपनी कसम देकर कहा है कि मैं अब जिंदगी भर आरजू की शक्ल तक नहीं देखूंगा। और तुम तो जानती ही हो कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। यह कहकर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए और मैंने उन्हें एक दूसरे को इस तरह करीब आते हुए देखा मानो वह कब से उसी क्षण का इंतजार कर रही हो। जैसे आरजू, सच कह रहा हूँ कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आरजू रोने लगती है कि तभी उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की बरसात होने लगती है। वह दोनों किसी तरह खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा आलीशान होटल जमीन की गोद में समा जाता है और यह देखकर आरजू बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसी होटल में वह थोड़ी देर पहले मौजूद थी। आरजू अभी भी बेहोश थी। उसे लगा कि विहान उसके सामने खड़ा है और उससे कह रहा है, आरजू, मुझे माफ़ कर दो। मैं दिल ही दिल में आज भी केतकी से प्यार करता हूँ और मुझ में इतना आत्मबल नहीं है कि मैं उसे भूल जाऊँ। मुझे लगता है कि मैंने केतकी का दिल तोड़कर सही नहीं किया था, इसीलिए अब मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं और केतकी अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। आरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विहान से कहती हैं, विहान, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। विहान, डॉक्टर अरविंद से कहते हैं, को बहुत बड़ा सदमा लगा है। आप उसके अतीत के बारे में कुछ भी याद न दिलाए, इसी में आरजू की भलाई है। आप बेहतर होगा इसे कहीं दूर ले कर चले जाए, जिससे आरजू सदमे से उबर सके। अरविंद आरजू को लेकर नैनीताल चला जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। वह आरजू से बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। आरजू को अपनी पिछली जिंदगी एक भूले बिसरे ख्वाब जैसी महसूस होती है। यह भी अरविंद के रेस्टोरेंट में उसका हाथ बटाती है। एक दिन अरविंद आरजू का हाथ थामकर उसे समुद्र किनारे लेकर जाता है। वहाँ पर दोनों नारियल पानी पीते हुए सूरज को सागर के आंचल में समाते हुए देखते हैं। अरविंद आरजू को अपनी बाहों में भर लेता है। वह मन ही मन खुद से कहता है, मैं आरजू को दिल से चाहता हूँ और शायद यही कारण है
कि आज वह मेरे साथ है। मुझे पहले से ही विहान के परिवार के बारे में पता कर लेना चाहिए था, क्योंकि वह लोग आरजू की काबिलियत और प्रतिभा को कभी समझ ही नहीं पाए। उन्होंने सोने जैसी मेरी आरजू को पीतल जैसी बनाकर आग में पिघलने के लिए छोड़ दिया। वहाँ विहान को जब पहले से यह बात पता थी कि केतकी उससे कितना प्यार करती है, तो फिर उसे आरजू से शादी नहीं करनी चाहिए थी। विहान को लगता था कि वह पढ़ा लिखा है और आरजू के काबिल है, लेकिन प्यार के मामले में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा आत्मबल की आवश्यकता होती है। आरजू को लगा कि विहान अपने परिवार के सामने उसका साथ देगा। उसने अपना सब कुछ विहान को सौंप दिया, लेकिन विहान ने उसे छोड़ दिया। पर मैं आरजू का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वह आरजू से कहता है, आरजू मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था और आज भी तुम्हें दिल से चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, जिससे कोई भी तुम्हारे करीब आकर तुम्हारा दिल न दुखा सके। आरजू अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, जब सबने मेरा हाथ झटक दिया था, तब केवल तुम ही थे जिसने मेरा हाथ थामकर मुझे एक नई जिंदगी दी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरविंद आरजू के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, बस आरजू अब बहुत हो गया। आज के बाद तुम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचकर आंसू नहीं बहाओगी। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें अपने अरविंद की कसम है, खाओ मेरी कसम। अच्छा बाबा, तुम्हारी कसम, आज के बाद मैं कभी भी बीती बातों को याद करके आंसू नहीं बहाऊंगी। अब तो तुम खुश हो ना। अरविंद आरजू को अपने करीब लाकर कहता है, देखो सागर और सूरज कैसे एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे में समा जाते हैं। मैं भी अपने सागर जैसी आंखों वाली आरजू की आंखों में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। बोलो, तुम मेरी बनकर मुझे ऐसा करने की इजाज़त दोगी या फिर आज भी इस सूरज को यूं प्यासा ही छोड़ दोगी? आरजू अरविंद की आंखों में आंखें डालकर कहती है, देखो अरविंद, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि मैंने समय की धारा को मोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नाकामयाब ही रही। मैं जिंदगी को काबिलियत के गणित से चलाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास हो गया है कि जिंदगी गणित नहीं बल्कि जादू है, और जादू को समझना सबके बस की बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरी भावनाओं की कद्र करते हो, तो मुझे पहले से चाहते हो, फिर भी अपनी भावनाओं को काबू में रखकर मेरा ख्याल रखते हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का मेरी भावनाओं को नज़रअंदाज करके मेरे तन मन पर अपना आधिपत्य स्थापित करके अपनी मोहर लगा देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इस बात से यह साबित होता है कि तुम बहुत साफ दिल के इंसान हो। काश तुमने मुझे विहान से शादी करने से रोक दिया होता और शादी के मंडप पर हम दोनों विहान और केतकी की शादी करवा देते, तो आज हम जिंदगी के चौराहे पर यूं खड़े होकर अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान नहीं हो रहे होते। अरविंद, तुम मुझसे वादा करो कि कभी विहान मेरी जिंदगी में वापस आ जाए तो तुम उसे मुझसे मिलने से नहीं रोकोगे। ना जाने लोग कैसे शादी करने के बाद उसे आसानी से भुला देते हैं। मैं तो किसी को भी आसानी से नहीं भुला सकती हूँ। अरविंद, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें पहले से ही मन ही मन पसंद करती हूँ, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम लेना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं वह पहले वाली नाजुक और भोली भाली किताबों की दुनिया में अपना सारा वक्त बिताने वाली आरजू नहीं हूँ, बल्कि सच तो यह है कि मैं एक ऐसी पत्नी हूँ जिसे अपने पति का साथ तो मिला, पर उसके परिवार के द्वारा साथ और सम्मान नहीं मिला। अरविंद, मैं अब एक ऐसी प्रेमिका नहीं बनकर रहना चाहती हूँ जिसे अपने सबसे प्यारे दोस्त का साथ तो मिला मगर प्यार नहीं मिला। बोलो अरविंद, तुम थामोगे ना मेरा हाथ? अरविंद आरजू को अपनी बाहों में भर लेता है। वह उसकी पलकों को चूम लेता है और उसके लंबे काले बालों को कानों के पीछे ले जाकर उन्हें अपने और अर्जुन के बीच दीवार बनने की सजा देता है। अरविंद और आरजू एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। अरविंद अपने हाथों से आरजू को आइसक्रीम खिलाता है और उसे एक सुंदर सी लाल साड़ी उपहार में देता है। जब आरजू वह लाल साड़ी पहनकर आती है तो अरविंद की सांसें थम जाती है। वह आरजू के तन पर लिपटी हुई साड़ी को देखकर आरजू की खूबसूरती को अपनी आंखों में उतार देता है। आरजू उसे बाहें फैलाकर अपने पास बुलाती है और वह धीरे धीरे उसके पास आता है
और आरजू के कान में धीरे से कहता है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। आरजू उसके होठों को अपनी उंगली से बंद करते हुए कहती है, ख्वाब ही सही, कम से कम ख्वाब में तो मेरे पास आकर मुझे अपने प्यार का एहसास कराओ मेरे हमराई। अरविंद के साथ आरजू खुश थी, लेकिन वह विहान को भूली नहीं थी। वह रोज अरविंद से पूछती थी, अरविंद क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है, कोई मिलने आया था? अरविंद झुंझलाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है कि तुम रोज किसी न किसी बहाने से विहान को याद करती रहती हो। तुम आखिर उसे भूल क्यों नहीं जाती? अब हमारा बेटा युवराज डॉक्टर बन गया है और उसे देखने उसकी पसंद की लड़की शिवन्या, जो खुद एक डॉक्टर है, उसके माता पिता देखने आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नौजवान अंदर आता है और अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। शाम को शिवन्या के माता पिता अरविंद और आरजू से शिवन्या और युवराज के रिश्ते की बात करने के लिए उनके घर आते हैं। शिवन्या आरजू की पूरिया तलने में मदद करती है। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी शिवन्या के माता पिता युवराज से कहती है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शिवन्या ने हमें बताया कि तुम्हारी एड़ी में एक बिनाइन ट्यूमर है। इसी वजह से तुम्हारा एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा है। फिर भी हम तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है। अगर तुम गांव में जाकर गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करना छोड़ दो। इतनी महंगी फीस भरकर तुम गांव में क्यों जाकर उन गरीब लोगों को मुफ्त में दवाई देकर इलाज करना चाहते हो? वहाँ तो भैंस की गोबर और मक्खियों की भिनभिनाहट के सिवा कुछ होता ही नहीं है। युवराज इशारे से आरजू और अरविंद को चुप रहने के लिए कहता है और शिवन्या के माता पिता को बहुत प्यार से समझाते हुए कहता है, मेरी माँ की शादी पहले विहान नाम के व्यक्ति से हुई थी। उन्हीं के गांव में जाकर मेरी माँ को महसूस हुआ कि वहाँ पर अंधविश्वास के नाम पर लोगों से कुछ लोग मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। नशे और मानसिक बीमारी को भूत प्रेत का असर मानकर हजारों रुपये कमाए जाते हैं। यही वजह है कि मैंने अपनी माँ की प्रेरणा से उसी गांव में एक स्कूल और मुफ्त में चिकित्सा केंद्र खोला है। जिस गांव के बारे में आपने इतना कुछ कहा, उसी गांव में रहकर हमारे पूर्वजों ने हमारे जैसे लोगों का लालन पालन किया है। इसीलिए वह हमारे पूर्वजों की धरती है और मैं अपने पूर्वजों की धरती को दिल से नमन करता हूँ। और जहाँ तक पाँव छोटा दिखने का सवाल है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति की सोच बड़ी होनी चाहिए, वरना पैर की मोच और छोटी सोच किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। आरजू अपने बेटे की भलाइयाँ लेते हुए कहती है, मेरा बेटा लाखों में ही नहीं करोड़ों में एक है और आपकी बेटी को मेरे बेटे से ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का इस दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ दो व्यक्ति आकर आरजू को चौंका देते हैं और कहती है, हम हैं युवराज के असली पिता, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बेटे युवराज। विहान और अनुराग को इतने सालों के बाद अपने सामने देखकर आरजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वह अरविंद से कहती है, अरविंद कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सच में विहान और अनुराग हमारे सामने खड़े हैं? अरविंद अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, तुम दोनों को आज ही यहाँ आकर हमें परेशान करना था। जब हम अपने बेटे की सगाई की तैयारी कर रहे थे, शिवन्या के माता पिता शिवन्या को लेकर वहाँ से यह कहकर चले जाते हैं कि पहले यह आपस में तय कर लो कि युवराज का असली पिता कौन है, जिससे हमें यह पता चल सके कि हमारी बेटी के होने वाले सास ससुर कौन है। विहान युवराज से कहता है, बेटा तुम गांव जाकर इलाज करने की बजाय विदेश जाकर अमीर लोगों का इलाज करो। गांव के लोग कभी भी अपने लिए काम करने वाले लोगों का अपना नहीं मानते हैं। मुझे यह बात पता है क्योंकि मैं खुद गांव से शहर आया था रोजी रोटी की तलाश में। यहाँ मुझे तुम्हारी माँ से प्यार हो गया और मैं अपने पिता के वादे को तोड़कर आरजू का हमसफर बन गया। लेकिन मेरे जाने के बाद आरजू ने अरविंद से शादी कर ली और तुम्हें अरविंद का बेटा बना दिया, जबकि सच यह है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मैंने कई बार अरविंद से मिलकर यह बात साबित करनी चाहिए, लेकिन अरविंद ने मुझे आरजू के और तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकने दिया। अर्जुन अरविंद की तरफ देखते हुए कहा, क्या यह सच है? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम विहान को मुझसे मिलने से कभी मत रोकना, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया और विहान को मुझसे मिलने नहीं दिया। तभी अनुराग आरजू से कहता है, देखो अरविंद ने विहान के साथ साथ मुझे भी तुमसे और हमारे बेटे से मिलने नहीं दिया।
मैंने उसे यहाँ तक कहा था कि मैं युवराज को शहर में एक बड़ा अस्पताल खोल कर दूंगा, जहाँ पर वह अमीर लोगों का इलाज करके अरबपति बन सकता है। लेकिन उसने मुझे कभी भी तुम्हारे पास तक नहीं आने नहीं दिया। अरविंद रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो आरजू, मैं डर गया था और सोच रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। आरजू अरविंद से कहती है, तुमने मुझे विहान से मिलने क्यों नहीं दिया? अरविंद कहता है, जब मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव देने जा रहा था तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी पिता नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए जब विहान उस दिन केतकी के साथ दुर्घटना में मृत घोषित हो गया तो मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अस्पताल में मुझे पता चल गया था कि तुम मां बनने वाली हो। जब विहान और अनुराग वापस आ गए तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा बेटा इनमें से किसी को भी अपना पिता मान ले, क्योंकि मेरी नज़रों में दोनों ही तुम्हारे गुनहगार थे। आरजू रोते हुए अरविंद के गले लग जाती है और उससे कहती है, काश तुम मुझे पहले ही इन लोगों से मिलने देते तो आज हमारे बेटे का यह सब नहीं देखना पड़ता। जिस बच्चे को यह पता चले कि उसके 3 पिता है, वह इस समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। जरा उसकी नज़र से एक बार मेरे बारे में सोचकर तो देखो, तो तुम्हें एहसास होगा कि एक बच्चा कभी भी अपनी माँ के बारे में किसी से कुछ भी सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि माँ उसकी रोल मॉडल है और वह हर पूजनीय स्त्री में अपनी माँ का अक्स ही देखता है। तभी विहान आरजू से कहता है, अगर तुम मुझसे पहले मिलती तो हम दोनों युवराज को उसके माता पिता दोनों का ही प्यार दे पाते, लेकिन अब वह केवल अपनी असली माँ को ही माँ मानता है, लेकिन अपने असली पिता के बारे में कुछ नहीं जानता है। आरजू विहान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को युवराज का पिता समझने की? वह सिर्फ और सिर्फ अरविंद का बेटा है। अरविंद उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मुझसे पहले मिलते तो मैं तुम्हें यह बात जरूर बताती कि मैं अरविंद से कितना प्यार करती हूँ। वह मेरे पति ही नहीं बल्कि मेरे परम मित्र भी है। मैं तुम्हें समझती कि तुम भी केतकी को उसके हक का प्यार जरूर देना जो किस्मत से उसे छीन लिया था। तभी अनुराग आरजू से कहता है, आरजू तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गई। जिस अनुराग ने तुम्हारा विदेश में उस वक्त साथ दिया जब तुम विहान के धोखा देने के नाटक से परेशान होकर विदेश आई थी, मैं तुम्हें देखते ही अपना दिल तुम्हें दे बैठा था। तुम्हारी एक मुस्कान पर मैं आज भी अपना सब कुछ वारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी तब भी मुझसे कटी कटी रहती थी और आज भी मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रही हो। आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आज तक तुमने मेरे प्यार को कभी भी अपनी जिंदगी में आने तक नहीं दिया? आरजू अनुराग से कहती है, क्या फायदा ऐसे प्यार का जो अपनी कीमत मांगता हो? अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझे बेहोश करके मेरा फायदा उठाने के बारे में कभी नहीं सोचते। तुम अगर मुझसे प्यार करना चाहते हो तो एक बार प्यार से कहकर तो देखते। या आरजू हंसते हंसते अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर देती। अरविंद को अचानक सीने में दर्द उठता है और वह आरजू की बाहों में दम तोड़ देता है। आरजू और युवराज रोने लगते हैं तो विहान और अनुराग उन्हें चुप कराते हैं और अरविंद को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। विहान आरजू से कहता है, केतकी भी ऐसे ही मुझे छोड़कर चली गई थी। जब भूस्खलन हुआ तो उसने खुद को ढाल बनाकर मेरी जान बचाई और मैं किसी तरह वहां से बाहर निकल पाया। लेकिन केतकी के त्याग के बारे में सोचकर मैं बहुत उदास रहने लगा था। अनुराग आरजू से कहता है, गौरी ने भी उस दिन मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो आरजू, मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। आरजू विहान और अनुराग को माफ़ कर देती है और अनुराग वापस लौट जाता है। युवराज भी गांव जाकर अपने क्लिनिक में मरीजों का उपचार करने लगता है। 1 साल बाद आरजू एक दिन विहान से कहती है, एक दूसरे से बदला लेने की आग में हम दोनों ने खुद को ही झुलसा दिया। क्या हम कभी दोस्त बन पाएंगे? विहान आरजू के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर मानता हूँ, मेरी जीवन संगनी। आरजू अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो विहान, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। विहान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और एयरपोर्ट पहुंचकर सोच में पड़ जाता है कि उसने जो स्विट्जरलैंड जाने के लिए 2 टिकट लिए थे, अब वह उनका पूरा क्या करेगा?
कि तभी युवराज और शिवन्या विहान के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और उससे कहती है, हमें पता है कि आपने स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें खरीदी हैं। आप अपनी जीवन संगनी के बिना स्विट्जरलैंड में जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, बताइए। तभी आरजू आगे आकर विहान के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और युवराज पहले अपने माता पिता की शादी करवाता है और फिर उन्हें स्विट्जरलैंड भेज देता है। छुट्टियां मनाने के लिए कुछ दिनों के बाद वह और शिवन्या भी कोर्ट मैरिज करके स्विट्जरलैंड घूमने चले जाते हैं। शिवन्या के माता पिता भी स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। स्विट्जरलैंड विहान और आरजू एक दूसरे को की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आरजू, अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो मुझे कभी भी प्यार का मतलब इंतजार होता है, ये कभी समझ ही नहीं आता। तुमने मुझे इंतजार के पीछे उम्मीद के बारे में कितनी खूबसूरती से समझाया है कि मैं तुम्हारी हर बात का कायल हो गया हूँ। केतकी के प्यार में जुनून था, एक जिद थी। हम दोनों एक दूसरे को अपना बना चुके थे, एक दूसरे के करीब आकर साथ जीने मरने की कसमें खा ली, लेकिन उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई और मुझे ये समझ में आ गया कि प्यार सब कुछ हो सकता है लेकिन खुद गर्ज नहीं हो सकता है। वह चाहती तो मेरा हाथ थामकर मेरे साथ इस दुनिया को अलविदा कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उसने मुझे जिंदगी देकर हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। हाँ, मैं भी केतकी को मन ही मन चाहता था और जब मेरी माँ ने मुझे कसम दी कि मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं तो मैं केतकी से मिलने चला गया, क्योंकि उसने कहा था कि उसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। उसने मुझसे कहा कि वह बस एक बार मुझसे मिलना चाहती थी। उसने मुझसे गुजारिश करी कि मैं एक बार उसका मन बन जाऊं, तो फिर वह उसी पल मरने के लिए भी तैयार है। मैंने उससे कहा था कि एक बार नहीं, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए उसी का बनने के लिए तैयार हूँ। तो वह हंसने लगी और उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया। उसके बाद सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। भूस्खलन होने से कुछ समय पहले उसने मुझसे कहा था, इस जन्म में तुम सिर्फ और सिर्फ आरजू के विहान बनकर उसी के दिल में राज करने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन आज तुमने मेरे प्यार को अपनाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे मैं मरने के बाद भी कभी नहीं भूलूंगी। यह कहकर वह होटल की बालकनी से कूदने जा रही थी और मैं उसके पीछे भागा उसे बचाने के लिए कि तभी उसे टूटती हुई चट्टानों की आवाज़ सुनाई दी और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया जिससे पत्थर मेरे ऊपर ना गिर पाए। और उसने मेरे होठों पर अपने प्यार की आखिरी मोहर लगाते हुए कहा था कि आरजू से कहना ये मेरा छोटा सा उपहार है उसके लिए। आरजू अपना उपहार ले लेती है और विहान से कहती है, जैसे हम दोनों ने एक दूसरे के होठ पर अपनी छाप छोड़ी है, ठीक वैसे ही हमारे होठों पर केतकी और अरविंद की छाप मौजूद है। अरविंद ने मुझे हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। उसने अपने प्यार की मोहर मेरे होठों से लेकर मेरे तन पर भी लगाई थी, लेकिन मेरी आत्मा को यह पता था कि अरविंद मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है और मैं उसके प्यार को ठुकरा नहीं सकी। वे मेरे बेटे के लिए एक आदर्श पिता थे और मैंने भी उन्हें पूरे दिल से अपना सर्वस्व मानकर अपना सर्वस्व सौंप दिया था, क्योंकि मुझे एक बार किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा मिल चुकी थी। दूसरी बार मैंने गलती को दोहराने की बजाय उसे सुधारने का प्रयास करके मैंने अरविंद के सच्चे प्यार को अपना लिया और आज हम दोनों का मिलन हो पाया। हम दोनों के प्यार में सच्चाई थी। तभी हम दोनों ने अरविंद और केतकी के प्यार की धारा को स्वयं में समाहित कर लिया और आज हम दोनों के मिलने से एक ऐसी पवित्र प्रेम की धारा बहेगी जो केतकी और अरविंद को विहान और आरजू के साथ मिलाकर एक अमर प्रेम कहानी को जन्म देगी। हम हमेशा से एक दूसरे के लिए थे और किस्मत ने हमें बार बार अलग कर दिया। अब यह हमारी हैप्पी एंडिंग है। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। आपको किस तरह की कहानी चाहिए आप हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।